61 कैवलरी का जिक्र किया सर, ये 61 कैवलरी पुरानी को माना जाता है। पर एक रेजिमेंट जो 61st कैवलरी है उसमें घोड़े हिंदुस्तान ने रखे और सेना रखे, जो कि बहुत ही तगड़ी रेजिमेंट है घुड़सवारी में। परदादा सीकर दरबार में थे और घुड़सवारी भी करते थे, और उनसे लेके आप तक ये घुड़सवारी का शौक किस तरह से आगे आया? और चूहे का बच्चा बिल्ली खोदेगा जैसे कहावत है, तो ये तो ब्लड में है। ऐसा कब पता लगा कि जो घुड़सवारी है वो मेरा जुनून भी है और मेरा पेशा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं? पैदा होती है पैदा होते ही मेरे ब्लड में था। घोड़े में तो मैं ऐसा है कि यार मेरी बीवी को मैं बताता हूँ कि भैया इधर एक घोड़ा करा कर, उधर कुछ और खड़ा कर, और का समझ गया होगा तो मतलब है तो मैं घोड़े की तरफ भागूंगा, उधर की तरफ नहीं भागूंगा। रगड़ा शब्द बता रहे हैं सर, रगड़ा क्या चीज़ होती है? चुनिंदा फौज के वर्ड्स हैं। चूस, तो मेरी वाइफ बोलती चूस क्या होती है? मैं चूस को यू कैन फील ओनली, आई कांट एक्सप्लेन इट, आई कांट डिफाइन इट। जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं घुड़सवारी के, उसमें सर ज़्यादातर किस नस्ल के घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है सर? ओलंपिक्स एंड ऑल ड्रेसाज और एशियन गेम्स में ज़्यादातर वार्म ब्लड्स और थॉरब्रिड्स घोड़े यूज़ होते हैं। जैसे आपने जब पहला कंपटीशन खेला तो फिर उसका कैसा अनुभव रहा? पहला मैंने 1984 में मैं स्कूल में था, म्यूजिकल चेयर खेला। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल दिल से ब्रेव पर। तो जिस तरह से आपको पता है, हम आपको यहाँ पे ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो कि अपने आप में एक अलग पहचान रखती है और लोगों को मोटिवेट करने का काम करती है। और उसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल सलीम खान सर। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और सर, जिस तरह से आपके बारे में हमको कई चीज़ें पता चली सर, ना केवल आप आर्मी में एक अच्छे घुड़सवार भी हैं सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें आपके परदादा की, सर वो एक शिकारी थे, तो किस तरह से सर वो शिकारी बने और उनका जो प्रभाव है वो आप लोगों पर किस तरह से आया? आप लोगों ने भी घुड़सवारी को अपनाया और सर सेना में भी आप गए, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। विनय, जैसा कि आपने लिटिल बिट रिसर्च किया है मुझ पर, मेरे परदादा जी, मैं खीरवा गांव लक्ष्मणगढ़ तहसील सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरे परदादा जी सीकर दरबार में थे और वो बहुत अच्छे शिकारी थे। और उनको, जैसा कि पुराने ज़माने में पता आपको, प्री इंडिपेंडेंस वो आपको जागीरदारी मिलती थी, तो वो उनको 2 गांवों की जागीरदारी थी और बहुत ही तगड़े शिकारी थे। और जैसा कि पता है, आपको पता है 40s में 30s में घोड़ों का बड़ा दौर था और राजा महाराजा के पास घोड़े होते थे। वो बिसाइड शिकार वो अच्छे घुड़सवार भी थे। तो यही चीज़ें घुड़सवारी की उनमें थी। उसके बाद मेरे दादाजी नज़ीर खां, उसके बाद मेरे फादर जो कि सेना में गए और भारतीय घुड़सवारी सेना उसमें अपना क्या कहते हैं 61st कैवलरी में थे, जो कि घोड़ों की रेजिमेंट है। तो उन्होंने घोड़ा सीखा और हिंदुस्तान के माने हुए घुड़सवार बने। वो इंडिया के लिए प्री ओलंपिक जीता, नेशनल जीते। तो वही चीज़ें हमारे ब्लड में आई और फिर मैंने घुड़सवारी अपने फादर से सीखा। तो यू कैन से कि हैदर खां का वो क्लैन बड़ा लंबा हाथ है उसके अंदर, कि वही चीज़ चलती गई और घुड़सवारी हमारे इस तरह हमारे खून और हमारे लाइफ में आई। सर, अभी आपने 61 कैवलरी का जिक्र किया सर, ये 61 कैवलरी क्या है सर? सबसे पुरानी को माना जाता है? हाँ, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट हॉर्स कैवलरी है। जैसा कि विनय पता आपको कि पुराने ज़माने में प्री इंडिपेंडेंस, जब तक कि सारे वर्ल्ड की जो फौज थी वो मैकेनाइज नहीं हुई, टैंक्स नहीं आए, ICVs नहीं आई, तो सारी सेना घोड़ों पे ही होती थी। तो पूरी मोस्टली जो कंट्रीज़ की सेना थी घोड़ों पे लड़ते थे सेना के जवान। तो हमारे यहाँ भी घोड़े ही थे टिल 25 तक। उसके तो वो सब घोड़े तो चले गए और उनकी जगह टैंकों ने ले ली, उनकी जगह ICVs ने ले ली। पर एक रेजिमेंट जो 61st कैवलरी है उसमें घोड़े हिंदुस्तान ने रखे और सेना ने रखे, जो कि बहुत ही तगड़ी रेजिमेंट है घुड़सवारी में और वर्ल्ड की इकलौती रेजिमेंट है जहाँ सिर्फ घोड़े हैं। बाकी वर्ल्ड में घोड़े हैं रेजिमेंट आर्मी में, पर वहाँ स्क्वाड्रन्स हैं, छोटी टुकड़ियाँ, पर ये पूरी एक रेजिमेंट है जिसमें घोड़े हैं। और इसमें बहुत से अर्जुन अवार्डीज़ हैं, बहुत से पद्मश्री, खेल रत्न जीते हुए लोग हैं। और मेरे फादर ने वही 1955 में ये रेजिमेंट ज्वाइन करी थी और 1974 तक ये इस रेजिमेंट में थे और हिंदुस्तान के वन ऑफ दी टॉप मोस्ट 3-डे इवेंटर थे और वो टॉप मोस्ट राइडर थे उस वक्त के। सर, अभी जिस तरह से आपने सीकर दरबार के बारे में बताया, आपके परदादा सीकर दरबार में थे, सर सीकर दरबार क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने बताया कि घुड़सवारी से भी वो जुड़े हुए थे, तो क्या उस समय सीकर दरबार ने उनको कुछ घोड़े दिए थे सर? और किस नस्ल? नहीं, हमारे पास अभी भी विनय, हमारे गांव में हमारे स्टेबल हैं। हमारे एक बड़ा तगड़ा कमरा है बड़ा, उसमें 4 स्टेबल्स हैं जहाँ घोड़े थे।
तो और उन्होंने घोड़े दिए थे और वो घोड़े रहते थे वहीं पे। और जैसा कि पता है घोड़ा एक मोड ऑफ कन्वींस था, उसके अलावा ऊँट या घोड़े होते थे और तो कोई जितने गाड़ी शाड़ी थी नहीं, तो घोड़े थे वहाँ और घोड़ों पे ही वो राइडिंग करते थे। इवन मेरी दादाजी मुझे बताते हैं बहुत शौकीन था उनसे बातें करने का। जब कमीशन हुआ 2000 में, तो वो उस वक्त तक वो ज़िंदा थे, तो 2000 सितंबर में उनका इंतकाल हुआ। तो मुझे काफ़ी घोड़ों के बारे में बताते थे। और उस ज़माने में मैं बड़ी अच्छी एक आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा। राजा महाराज थे ना, वो बड़े ही घोड़ों का जो चयन करते थे वो बड़ा धार्मिक होता था और बड़ा ही वो उसके ऊपर वो भूणी देखते थे कि घोड़ा लकी है कि नहीं है। उस तरीके से वो काफ़ी चीज़ें बताते थे मुझे घोड़ों के बारे में मेरे दादाजी। मतलब सर जो घोड़े होते थे उनको भी मतलब ट्रेडिशन के साथ जोड़ के एक तरह से। हाँ हाँ, पूरा पूरा उनका ट्रेडिशन होता था। उनका महाराज के लिए बहुत लंबा, जैसा कि आपको पता है जो घोड़ा है ये सूर्यवंशी जानवर है और बहुत ही लकी एनिमल है। जैसा आपने बहुत सी बार देखा नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर लोग कहते हैं अरे घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल मिल जाए तो बहुत लकी है। लोग अंगूठियाँ बनाते हैं, कुछ कुछ उसके बारे में ना घरों में लगाते हैं। तो घोड़ा हमेशा ये एक लकी पशु है मैन काइंड के लिए। सर जैसा कि आपने बताया आपके परदादा सीकर दरबार में थे और घुड़सवारी भी करते थे, और उनसे लेके आप तक ये घुड़सवारी का शौक किस तरह से आगे आया, और सर जो नई पीढ़ी है क्या वो भी इसको कन्वे कर रही है सर? विनय, जैसा कि आप बताते हैं वो चूहे का बच्चा बिल्ली खोदेगा जैसे कहावत है, तो ये तो ब्लड में है। मेरे परदादा जी दरबार में थे, उनके बाद घोड़े उड़े थे। उसके बाद में मेरे दादाजी अच्छे टेंट पेकर थे और घुड़सवार थे। फिर मेरे फादर, उनके बारे में तो बता चुका हूँ, लेजेंडरी राइडर, वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइडर ऑफ इंडिया, 60 कैवलरी में थे। फिर मैंने टचवुड पहले राइडिंग करी मेरे फादर के साथ। फिर मैं सेना में आके मुझे काफ़ी मौका मिला राइडिंग का और आई एम थैंकफुल टू आर्मी ऑलवेज। तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा 2008 के अंदर। वहाँ 9 कंट्रीज़ आई थी बैंगलोर में, और न्यूजीलैंड फर्स्ट था, हम सेकंड थे और ऑस्ट्रेलिया थर्ड था। तो वहाँ मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा। उसके अलावा मैंने आर्मी चैम्पियनशिप जीती हैं, मैंने नेशनल जीते हैं। और घुड़सवारी तो जैसा कि मैंने कहा ना कि इज़ एन पार्ट ऑफ आर डे टू डे लाइफ टाइप यू कैन से। जैसा कि एक हमेशा हम कहते हैं कि भाई हमें कुर्सी में बैठने में थोड़ा तकलीफ होती है, घोड़े में बैठने में इतनी कोई तकलीफ नहीं होती, ना डर लगता। सर जैसा भी आपने बताया आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो इस तरह का टूर्नामेंट था वो था कंपोजिट इंटरनेशनल शो जंपिंग 2008 में हुआ था, जहाँ की 9 कंट्रीज आए थे। और उसके पहले इंडिया की टीम बनती है, तो सारे हिंदुस्तान के राइडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है वो इंडियन टीम में आता है। तो मैं वहाँ फर्स्ट आया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और फिर वहाँ बोर्ड हॉर्सेज होते हैं, जो घोड़े यहीं के थे, जो बेस्ट हॉर्सेज हैं वो रखे जाते हैं। फिर लॉटरी से वो घोड़े मिलते हैं हर कंट्री को। तो वहाँ इंग्लैंड, कोरिया, जापान, ईरान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की 2 टीमें थी। एक में मैं था, तो और न्यूजीलैंड वहाँ फर्स्ट आया था, हम सेकंड आए थे और ऑस्ट्रेलिया थर्ड आया था। मैं 2008 की बात बता रहा हूँ, बैंगलोर में शो जंपिंग कॉम्पिटिशन था। और शो जंपिंग का होता है, अलग अलग ऑब्स्टिकल्स लगे होते हैं उसके अंदर, फिर आपको घोड़े को उसमें से कूदाना होता है। जो सबसे कम पेनल्टी लेता है वो टीम जीतती है। सर जिस तरह से आपने बताया कि टीम, इसमें इंडिया की भी 2 टीम थी, तो सर क्या उस जो टीम का सिलेक्शन होता है उसमें ये भी देखा जाता है कि भाई ये सेना से हैं तो? ना ऐसा कुछ नहीं। वो तो इंडिया की टीम बनी थी। जैसे कि आपको बताऊं, जिस टीम में मैं था, मैं अकेला सेना का बंदा था। 2 हमारे साथ सिविलियंस थे, एक नितिन गुप्ता था, एक मरीबा शेट्टी था। दोनों सिविलियंस थे और मैं सेना का था। वहाँ सेना का और सा कुछ नहीं था, इंडिया की टीम बन रही थी। ऑल ओवर एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, और उसमें जो पार्टिसिपेट करेगा और जो वहाँ जीतेगा वो इंडिया टीम में आएगा। तो मैं फर्स्ट आया था, ये दोनों नितिन एंड मरीबा शेट्टी सेकंड थर्ड आए थे। तो हमसे एक इंडिया टीम बनी और फिर हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करा और फिर हम मेडल जीते, वहाँ पे हम सेकंड आए थे। सर जैसा भी आपने बताया आपके फादर सेना में 61 कैवलरी में थे, तो पर उन्होंने आपको किस तरह से प्रेरित किया सेना में जाने के लिए, और दूसरा घुड़सवारी को लेकर? पूरा यार, मैं सेना में उनको मैं हमेशा देखता था। ही इज़ वेरी स्मार्ट मुस्टैच मैन, और वो राइडिंग करते थे तो उनको राइडिंग में देखता था। उसके अलावा वो पहले आर्मर्ड कोर में थे, उसका 1974 में उन्होंने BSF ज्वाइन कर ली थी। तो 20 साल उन्होंने फिर BSF में अपना सर्विस किया, तो उनको देखता था। और जैसा कि आपको पता है कि ये घुड़सवारी बहुत ही कॉस्टली गेम है, तो इसको या तो आप बहुत पैसे हों आपके पास तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, या फिर सेना या मिलिट्री आप किसी BSF वगैरह में हो। तो सेना एक ऐसा साधन था कि जहां आके आप अपना शौक पूरा कर सकते थे और सेना का नाम और कंट्री का नाम ऊपर कर सकते थे। तो यहाँ आए, यहाँ मौका मिला और हमने ये स्पोर्ट्स चुना। सर आपके और आपके भाई दोनों ही सर आप लोग सेना में गए, घुड़सवारी का भी शौक दोनों में, तो सर क्या उन्होंने भी मतलब आपको देख के या फादर को देख के शुरू, या जैसे होता है ना भाइयों में होता है यार मैं कि आप सेना में जा रहे हो मैं भी चलूंगा, घुड़सवारी कर रहे हो मैं भी करूंगा? वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझसे पहले आए थे और वो भी नेशनल जीते हुए हैं, वो भी जूनियर नेशनल जीते हुए हैं। वो मुझसे बड़े हैं, BSF में उन्होंने ज्वाइन किया, डिप्टी कमांडेंट, अभी रिटायर हुए हैं।
याकूब अली, और मेरे दो नहीं, एक छोटा भाई भी मेरा सेना में है, वो नेवी में है, ये कमांडर है वो, और नेवल ऑफिसर आजकल वो रशिया के अंदर पोस्टेड है। तो हम तीन भाई बीएसएफ, नेवी और आर्मी में हैं। तो ये भी एक तरह से आप कह लो कि बहुत तगड़ी चीज़ है कि एक ही फैमिली से हम तीन गस्टेड ऑफिसर और तीनों डिफरेंट फोर्स में, बीएसएफ, आर्मी और नेवी, हम तीनों हैं। तो सर कभी आप लोग जैसे कहीं जाते होंगे या जैसे गांव भी गए तो सर एक प्राउड मोमेंट भी होता होगा। Yeah, very much. It's always a proud to serve your country. But I always believe in Vinay कि serving country is just not the armed forces or anywhere. मेरा कहने का मतलब है, हमेशा मानना है कि service for the country you can do anywhere. Even a clerk can do a good, if he's doing his work rightly, he's serving a country. Even a teacher can doing a job is perfectly, he's serving a country. So any profession, any gentleman, any citizen of the country doing a good job is doing a favor to the country. हाँ, हमारा थोड़ा वो एक हो जाता है कि सेना में हैं, ये गार्ड कर रहे हैं बॉर्डर्स को, इनको तो ज़्यादा से कोई सर्व कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सब लोग कर रहे हैं। हाँ, और जैसे आपने पूछा कि गांव में इज बिट ऑब्वियस है, इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ए स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली। तीन गस्टेड ऑफिसर्स एक ही घर से हम हैं, और गांव के लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं जब बना था तो पहला हमारे गांव के आसपास का एक मुस्लिम ऑफिसर था जो गस्टेड डायरेक्ट सेना में एंट्री हुई थी। तो आप लोग जैसे गांव जाते हैं तो गांव के कुछ युवा भी होंगे जो आपसे प्रेरित हुए होंगे और उन्होंने भी इसमें और कदम बढ़ाया होगा सर। हाँ, पक्का। अभी लास्ट 3 years बैक सीकर कलेक्टर ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि आप ना 15 अगस्त के अंदर आप तीनों भाई यूनिफॉर्म पहन के आइए, और बड़ा तगड़ा उन्होंने पेपर में कवर शवर निकाला और बोला कि इससे आप आके हमें बताइए कि, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि काफ़ी मोटिवेट होते हैं इससे। तो सबने देखा कि इसी गांव से हमारे साथ खेलने वाले बच्चे ये सेना में जाके ऑफिसर बन सकते, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो हम तीनों भाई गए थे वहाँ, हमारे पेरेंट्स को उन्होंने फैसिलिटेट किया था वहाँ पे, मिनिस्टर वॉज देयर, और हमने सबने फिर बताया कि किस तरीके से आप अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, और किस तरह से सेना, बीएसएफ या एनी फोर्स यू कैन ज्वाइन। दिस इज ऑलवेज ए मोटिवेशन फॉर द यूथ इफ दे सी फ्रॉम योर ओन विलेज समबडी इज रीच ऑन दोज प्लेसेस। ऐसा कब पता लगा कि जो घुड़सवारी है वो मेरा जुनून भी है और मेरा पेशा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं? पैदा होते हैं पैदा होते ही ये मेरे ब्लड में था। घोड़े में तो मैं ऐसा है कि यार मेरी बीवी को मैं बताता हूँ कि भैया इधर एक घोड़ा कर उधर कुछ और खड़ा कर, और का समझ गया होगा तो मतलब है, तो मैं घोड़े की तरफ भागूंगा, उधर की तरफ नहीं भागूंगा। ठीक है, सो मैं उस और की तरफ नहीं भागूंगा, घोड़े की तरफ जाऊंगा। और समटाइम आई ऑलवेज गो टू स्टेबल्स ना, लाइक माई वाइफ इज अराउंड मी, तो मैं कहता मेरा मूड खराब है यार, मैं घोड़े के पास जा रहा हूँ, मैं बैठता हूँ। तो तुम्हारा मूड खराब है, घोड़े के पास जाके ठीक हो जाता है, हमारे पास आगे को ठीक नहीं होता। सो and you know Vinay, it's not like me, the passion whichever whoever like whatever he become part of that that particular thing. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल और दूँ, बहुत सी बार मेरी वाइफ कभी स्टेबल में जाती है तो कहती है ना मुझे स्मेल आ रही है। मैं, तुम्हें स्मेल आ रही है यार, मुझे तो उसका परफ्यूम बना के लगा सकता हूँ मैं, मुझे वो लीद की स्मेल नहीं आती, बिकॉज आई हैड ग्रोन अप इन दैट हॉर्सेस, दैट हॉर्स स्मेल, दैट लेदर स्मेल ऑफ दोज सैडल एंड ऑल। सो आई तो चेरिश, यू नो, I can say horse is my second life यार, I'm crazy for this animal. जैसे आपकी वाइफ भी जाती हैं तो मतलब उनको वो चीज़ थोड़ा सा मतलब हाँ, not grown up as in वो natural phenomena हुआ। अभी now she start liking, मैंने भी इसको डाल दिया, वो राइडिंग वूडिंग करने लगी है, तो अभी इसको घोड़ों की ज़िंदगी इसके साथ काटनी है, तो घोड़ों के चक्कर में ये ना कि बीवी गुस्सा हो जाए, तो उसके साथ में मैंने लगा दिया घोड़ों पे। सर आपने आईपीएस स्कूल से पढ़ाई की? नहीं, मैंने वहाँ पढ़ाई नहीं करी। मैंने इंदौर में ग्रेजुएशन करने गया था, इंदौर पब्लिक स्कूल जो आप बोल रहे हो, यहाँ मैंने कोचिंग करी, तो मैं पढ़ भी रहा था, और इंदौर पब्लिक स्कूल और एक एमरालाइट स्कूल था वहाँ, एक दिल्ली कॉलेज है, एक चौथरा में, 4-5 स्कूल्स थे इंदौर में। तो वहाँ मैं राइडिंग कोच था, वहाँ पे इन स्कूलों में जाता था, पार्ट टाइम बच्चों को राइडिंग सिखाता था। तो वहाँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1993, 94, 95, 97 तक, बिफोर आई ज्वाइन आर्मी, मैं वहाँ पे इन स्कूलों में कोचिंग, हॉर्स राइडिंग कोचिंग करता था। तो सर जिस समय आप भी कोचिंग करते थे, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग देते थे, तो उस समय सर आपको लगा कि अब सेना की तरफ अपने को रुख करना चाहिए? या मैं नहीं, द माई मेन एम वाज ऑलवेज टू जॉइन आर्मी इनिशियली। उसी मैंने फिर एनसीसी ज्वाइन करी वहाँ पे। एनसीसी का मैं बेस्ट कैडेट था रिपब्लिक डे 1997 में, आई वाज द बेस्ट कैडेट इन रिपब्लिक डे। बिफोर दैट आई हैड क्लाइंब 2 ग्लेशियर्स व्हेन आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय। सो स्पोर्ट और ये एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ मेरी हमेशा से ही बहुत अच्छी थी। पढ़ाई में हमारा हाथ थोड़ा तंग था, तो मैं हमेशा चाहता था कि सेना में आऊँ और घुड़सवारी करूँ। तो वहाँ मैंने इंदौर में एनसीसी भी लिया, एनसीसी में बेस्ट कैडेट था, फिर मैं एनसीसी में और था और घुड़सवारी थी, और वहाँ से फिर मैंने एग्ज़ाम दिया आर्मी का, और 98 में आई गिवन माई इंटरव्यू एंड ऑल, 2099 आई जॉइंड एकेडमी। सर आपने बताया ग्लेशियर भी आप गए थे, ग्लेशियर में जब आप केंद्रीय विद्यालय में थे,
तो सर किस तरह से मतलब ग्लेशियर का यार ये ना हम ट्रैकिंग में गए थे, वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। 1991 में मैं 11th-12th में था। हमने वहाँ 2 ग्लेशियर क्लाइंब करे थे, पिंडारी एंड कफनी। तो वी यूज्ड टू गो डेली मोर देन 30 to 40 किलोमीटर्स का ट्रैक होता था। ट्रैक करके हम लोग जाते थे और हम लोग गए यहाँ से काठगोदाम में रानीखेत से हम लोग पहुँचे धाकुड़ी। वो धाकुड़ी से आगे ऑल देयर वाज नो लाइट, नथिंग एल्स, वन ऑफ द बेस्ट टचिंग क्लाउड एंड बड़ी नेचर के क्लोज। एंड उस वक्त मैंने पहली बार उस वक्त 90s में बर्फ़ देखी थी। वन ऑफ द बेस्ट यार। आई ऑलवेज चेरिश टू बी अराउंड द नेचर, हु डोंट लाइक, एवरीवन लाइक, दिस इज नेचुरल। सो वन ऑफ द आई कैन से कि वो ट्रैकिंग जो हम करते थे पूरा दिन भर ट्रैकिंग, उसके बाद में गेस्ट हाउस में आके रुकते थे, ना लाइट थी ना कुछ और था। यू आर पैक्ड फुली विद योर एसेंशियल्स एंड देन यू वॉक विद योर स्टिक। वन ऑफ द वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। सर एक चीज़ आपने बताई कि आपने एनसीसी ज्वाइन किया। सर हम लोग ये देखते हैं कि कई बच्चे जो कि जाना चाहते हैं सेना में, एनसीसी ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं कि हम एनसीसी में अच्छा करेंगे तो सेना में जाएंगे। और जैसे आपने बताया कि भाई पढ़ने में भी आप थोड़ा मतलब हाथ पैर था आता है आपका, तो सर क्या तो सर जो बच्चे मतलब सेना में करियर बनाना चाहते हैं तो एनसीसी के थ्रू भी अगर वो जाना चाहें तो क्या चीज़ उनको ध्यान रखनी चाहिए? देखो, एनसीसी इज़ बड़ा मिसकंसेप्शन है। एनसीसी सिर्फ आपको सेना में ही जाने के लिए तत्पर करता है, मोटिवेट करता है। एनसीसी आपको एक, जैसे कि हम सेना में कहते हैं ना कि हम सिविलियन को एक जेंटलमैन बनाते हैं, तो एनसीसी भी आपको जेंटलमैन बना रहा है। तो एनसीसी हया, देयर इज़ नो डाउट, एनसीसी में आप यूनिफॉर्म सर्विसेज के अंदर जा सकते हैं, अच्छी चीज़ है। पर एनसीसी डिसिप्लिन, एनसीसी रहना, एनसीसी खाना, एनसीसी पीना, एनसीसी हर चीज़ सिखाता है। एनसीसी में के थ्रू आप सेना में पहुंच जाओगे एकदम ही एनसीसी ले लिए हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू जो होता है हमारा एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो पास करना पड़ेगा, फिर आपको लेगा। एनसीसी इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया, इज़ अ गुड थिंग, आपको थोड़ा तरीका आना शुरू हो जाता है। पर एसएसबी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। यू हैव टू क्लियर योर इंटरव्यू, देन ओनली यू विल बी ऑफिसर। सर एक बात जैसे आपने बताई कि आप अपने गांव से पहले मुस्लिम ऑफिसर बने। गांव से नहीं, गांव के आसपास होते, इवन आई बिलीव केकेस को छोड़ के सीक्रेट डिस्ट्रिक्ट का मैं पहला था उस वक्त। तो सर उस समय कैसा मतलब माहौल था एक मतलब लोगों में, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब कोई गांव से बनता है, तभी आपने बताया कि वो बहुत प्राउड मोमेंट था। और दूसरा जैसे कि आपने बताया कि आप पहले ऑफिसर बने, तो सर उस टाइम कैसा मतलब माहौल था? ग्रेट, यू नो, लाइक ना, इवन मैं जब छोटा था तो मैं कहता था मेरी माँ को ऑफिसर बनूंगा। माई डैड वॉज इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, और वो आर्मी में भी रैंक्स में थे, तो बीएसएफ में इंस्पेक्टर बने। तो वो कहते बड़ी सी तू बार बन जाए ऑफिसर, बार बन जाए ऑफिसर। तो हमेशा वो ना मैं ऑफिसर बन जाऊँ। तो बड़ा तकड़ा था यार कि गाँव का एक लड़का उस नॉर्मल से गाँव से फिर ऑफिसर बना है। और लोग का एक वो भ्रम था वो दूर हो गया कि ना यही बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता। जैसे मैं अपने परिवार में टचवुड, अभी हमारे परिवार में मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरे 2 भाई दुबई में हैं, मेरी छोटी भतीजी है वो नेट क्लियर कर ली, 2 भंजे मेरी प्रोफेसर हैं, इवन टचवुड ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार मैं जो मैथ्स में इतना कमज़ोर था, मैं ऑफिसर बन सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं बन सकते। सो दिस नथिंग, आपका वही जैसे कहते हैं ना, शाहरुख खान ने कहा था आपको ना, शिद्दत से कुछ चाहो तो पक्का मिलता ही है। तो शिद्दत आपके साथ में होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, बाकी ऊपर वाला है आपके साथ में। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं, जैसे भी आपने बताया मैथ्स में कमज़ोर थे, कई जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो सोचते हैं कि यार हम इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो एक माइंडसेट उनका पहले से इस तरह से हो जाता है, तो फिर वो आगे नहीं भी बढ़ पाते। तो सर उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं यही कहूँगा कि एक तो जैसे मेरा हमेशा मानना, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। कोई किसी में कम नहीं है, किसी में कुछ अच्छा है तो कुछ अच्छा नहीं होगा। जैसे आपने मुझे कहा मेरी मैथ्स अगर कमज़ोर है तो मैं कहीं और बहुत तगड़ा होऊंगा। एंड आर्मी एंड एनी डिफेंस फोर्स इज नॉट वेरी पर्टिकुलर टू मच इन दी लिटरेरी पार्ट और एकेडमिक पार्ट्स। एसएसबी इज ए डिफरेंट ऑल टुगेदर बॉल गेम टू क्लियर इट। आप मीडियोकर टाइप्स भी हो, और जैसा कि आपको पता है जितने भी महारथीज हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी यूपीएससी क्लियर्स हैं, इवन सारे के सारे मीडियोकर पार्ट से होते हैं। आप 2 तरह की पढ़ाई है, इंटेलिजेंट स्टडी एंड जैसे वो कहते हैं ना गधा और शेर। गधा पूरे दिन भर बड़ी मेहनत करता है, पर वो शेर कुछ नहीं मेहनत करता, जंगल का राजा है। तो यू ऑलवेज डू इंटेलिजेंट स्टडीज़, कैलकुलेटिव स्टडीज़, तो यू क्लियर योर एग्जाम। पर आप मैथ्स में कमज़ोर हो तो ठीक है, इवन लाइक इन आर्मी OTA का जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके मैथमेटिक्स नहीं चाहिए होती है। IMA और NDA के लिए मैथमेटिक्स चाहिए होती है, वो भी बड़ी 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स चाहिए होती है। तो आदमी मेहनत करे तो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर उसका जुनून होना चाहिए कि मुझे ये बनना है,
और मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलेगा। सर ओटीए और आईएनए आपने दो चीज़ बताई सर। आई में, हाँ। आईएमए, हाँ, तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है सर और क्या? OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है, IMA जिसे कहते हैं। IMA में होता है 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, OTA में साल भर का होता है। OTA में आप जाते हैं शॉर्ट सर्विस के लिए, 5 साल बाद के लिए आप सर्विस करते हैं। पहले हमारे टाइम 5 साल था, 7 साल था, अभी 10 साल और 14 साल का हो गया। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 10 साल बाद फौज को छोड़ सकते हो और बाहर आ सकते हो आप सर्विस करने के बाद। पर IMA में आपका रेगुलर कमीशन लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्विस का होता है। OTA 1962 वॉर के बाद में इंडिया ने ये गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा एक संस्था बनाई जाए जहाँ की ऑफिसर्स जल्दी तैयार करके हमको मिल जाएं, और फिर वो शॉर्ट सर्विस वाला मामला है, और यहाँ पे रेगुलर ऑफिसर्स तैयार होते हैं। तो ट्रेनिंग दोनों की बराबर है। उसके बाद दोनों ऑफिसर जब शॉर्ट सर्विस ऑफिसर भी जब परमानेंट कमीशन हो जाते हैं तो दे ऑल आर इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी ऑफिसर ओवर देयर, दे ऑल आर इक्वल। बट वहाँ एक ऑप्शन है कि आप छोड़ सकते हो फौज 10 साल बाद या 14 साल बाद में OTA में, नॉट इन IMA। ओके सर, अब आपने जैसे भी बताया एसएसबी जब आपका क्लियर हुआ, तो सर उस टाइम का कोई ऐसा मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मज़ा आ गया भाई, मुझे अगर रास्ता निकल मौजा ही होगी। आई रिमेंबर आई कॉल्ड माई मदर फ्रॉम भोपाल व्हेन आई क्लियर्ड माई SSB, तो आई वाज जस्ट क्राइंग एंड सेइंग मेरे हो गए। बोले क्यों हो गया? वो बोले कि मैं ऑफिसर बन रही हूँ। बोले हैं वहाँ मेरा क्लियर कर लिए। तो इट वॉज रियली थ्रिलिंग यार, यू बिकॉज यू नो आर इन अकेडमी वी गॉट अ वेरी टफ ट्रेनिंग। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितनी टफ ट्रेनिंग होती है। यू नो लाइक इन OTA पीपल से दी आफ्टर इजरायली आर्मी वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग इन OTA। सो पर वो सब भूल जाता आदमी, उसको दिखते हैं कंधे पे वो आएंगे तारे और आपको सलूट लगेगी, आप ऑफिसर बनोगे, तो सारे के सारे जो हमारी इतनी रगड़े पगड़े जो होते ना, तो सब भूल जाता है। तो यू कैन से कि थ्रिल ही अलग था यार उस वक्त तो। और कौन नहीं चाहता, क्योंकि ऑलवेज सेइंग ना, एनी ऑफिसर इज बाई चॉइस। Anybody who joins the army by choice is not by force। उसकी चॉइस है वो गया है। तो जिसको आदमी को चॉइस के गया तो उसको तो मज़ा आना ही आना है। और वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यार टू सर्व इन। आर्मी में कौन सर्व नहीं करना चाहेगा? यू आर वेल पेड, you are well looked after, you are looked after till the time you don't go to graveyard. What more you want? You're serving the country, people look forward to you in a very big prestige, यूँ दे आपको ऊपर रखते हैं। तो उसके अलावा और क्या चाहिए? ऐसी नौकरी मिल जाए जहाँ पे आपको लोग भी प्यार कर रहे हो, इज्जत भी दे रहे हो और आपको देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। नथिंग यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन दैट। सर काफ़ी टफ माना जाता है एसएसबी को क्लियर करना। आपको ऐसा लगा, कोई ऐसा मूवमेंट था कि आपको लगा हो कि यार कि शायद पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई मूवमेंट उस टाइम आया हो? हाँ नहीं, तो वहाँ कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन भी गया था, नहीं क्लियर कर पाया। टफ तो है, बट जो भी काम जिससे हो जाता है ना उसको टफ नहीं लगता, और जिससे नहीं होता उसको टफ लगता। तो मैं SSB पहली बार जाते ही क्लियर हो गया था। सो इट फॉर मी इट इज़ ए ईजी वे, बट मे बी दोज गाइज वर नॉट एबल टू क्लियर, उनके लिए हो सकता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो। हाँ, बट दिस इज़ वन ऑफ द 5-day टेस्ट, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल प्लान, बहुत ही मतलब कि यू कैन इवन थिंक ऑफ कि 4-5 साल जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जो GTO टेस्ट होता है, टास्क होता है, वेरी सिंपलेस्ट लगता है, पर बड़े धुआंकार दो कहते हैं ना तगड़े तगड़े लोग रह जाते हैं, और क्या चाहते हैं उनको पता नहीं, और कुछ लोग हो जाते हैं। सर कोई फनी मोमेंट या इंसिडेंट्स उस टाइम एसएसबी से क्या जब आपने स्टार्ट? हाँ याद है मुझे, एक बार जब SSB देने गए ना, SSB में क्या होता है आपको 5 दिन वहीं रखते हैं, दे ट्रीट यू लाइक ए ऑफिसर, यू आर यू नो। बड़े मिसकंसेप्शंस हैं SSB के बारे में ना, कि आपको ट्रेन से निकलते ही ना लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं। तो हमारे एक राजस्थानी आदमी आया था, वो टी-शर्ट पे टाई लगा के ही बैठा होता था, जब भी आता था खाना खाने में टी-शर्ट पे टाई लगा के बैठता था, उतरता भी बोलो यहाँ ना हर जगह देख रहे हैं। और उस वक्त तो हमारे टाइम में तो आज तो 25 साल पहले कैमरे शैमरे कुछ नहीं थे। मैं बोला आ रहे हैं या कोई कौन देगा घबरा बना, या तेरे टेस्ट होंगे ना उसी में चेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे को तू स्टेशन से आया और तेरे को जज करना शुरू कर रहे हैं। एंड सेकेंडली विनय, योर पर्सनैलिटी इज नॉट बी मोडिफाइड इन वन डे, इन वन गो। Whatever inbuilt of yours, your mindset, your personality, your हमारी आदतें, वो कहते हैं ना, वो एक आता है आदत होती नहीं बनाई जाती, हो कहते हैं ना, कौन सा एक वो ऐड चल रहा होता है आजकल। तो ये आपकी हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी को। और वो टेस्ट इतना गजब का है ना 5 दिन का, कि मैनिपुलेशन का कहीं आपके पास मौका ही नहीं है कि आप किसी को मैनिपुलेट कर दो। दे आर द गाइज हु आर चेकिंग अस, हु आर टेस्टिंग अस आर वेरी वेल लर्नड एंड दे आर मास्टर इन देयर फील्ड। वो हाँ, उस बंदे को मैं देखता था, बोलता था कि भाई आप वो जाने का मेरे तो नहीं, यहाँ हर आदमी देख रहे वो बेचारा नहीं हुआ, पर चला गया घर। सर अगर हम बात करें OTA की, सर
वहाँ पे आप सर कैसा रहा आपका, मतलब पूरा शेड्यूल की बात करें, जब पहला दिन था वो कैसा रहा ओटी के अंदर? ओटी है यार, ओटी है। ओटी में कहा जाता है वहाँ का वेदर है हॉट हॉटर हॉटेस्ट। 3 तरह के वेदर है वहाँ, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। तो ये ओटी इज़ अ वेरी टफ ट्रेनिंग। बीइंग एक तो टफ मिलिट्री ट्रेनिंग है, वो तो है ही है। उसके अलावा बीइंग वेदर, तो पहला दिन बिकॉज मैं आर्मी बैकग्राउंड से था तो मुझे पता था कि ये सब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे रगड़ा लगेगा, ऐसा मिलेगा, सीनियर्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा। पर जो आदमी बिल्कुल सिविल कॉलेज से आता है उसके लिए थोड़ा सा एक वो बड़ा अजीब सा लगता है कि भैया ये क्या कहाँ पहुँच गया यार, ये तो मरेंगे यहाँ तो। बट इज़ ऑलवेज फन बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड। आपको इतना कर चुके होते हो, इतना लोगों से जान चुके होते हो, और मैं आर्मी बैकग्राउंड से था, मुझे पता था कि आई एक्सपेक्टेड कि ये सब ओटीए में होना है, रगड़ा लगना है, ट्रेनिंग टफ होगी, ये सब था वहाँ पे। सर ये जैसे आप रगड़ा शब्द बता रहे हैं सर, रगड़ा क्या सब क्या चीज़ होती है? और रगड़ा रगड़ा लेकिन ना हमारे यहाँ मेरी बीवी बहुत सार बोलती है, हमारे कुछ ना चुनिंदा फौज के वर्ड्स हैं। चूस, तो मेरी भाई बोलती चूस क्या होती है? मैं चूस को यू कैन फील ओनली, आई कांट एक्सप्लेन इट, आई कांट डिफाइन इट। चूस, रगड़ा, चटकी, नहीं सब। रगड़ा मतलब कि यू हैव फिजिकल्स बहुत टफ होते हैं वहाँ पे, सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स आपको दे वांट टू चेंज यू फ्रॉम योर, बिकॉज यू गो एज ए कॉलेज गाय, आप ग्रेजुएट होके जाते हो, आप में सारी की सारी अवगुण तो नहीं कहूँगा कि वो फौज के हिसाब से आपको ढालना है, वेयर यू हैव टू ओबे, बिकॉज एज यू नो इन आर्मी on your verbal orders, on your senior's verbal order, a junior is giving his life, you know, वो अपनी जान दे रहा है आपके verbal orders पे। तो आपको किस तरीके से वो मेंटली फिजिकली तैयार किया जाए उस इंसान को कि वो इतना टफ हो कि वो ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो वो कब होगा? जब आपको हर ऑर्डर को मानने की वो एक ललक होएगी और वो बॉडी मानना शुरू करेगी, दिमाग मानना शुरू करेगा। नहीं तो आप मूडी होते हो, आप कॉलेज से बंदे है क्यों कौन करा, वहाँ क्यों कौन करा का तो मतलब ही वो बिल्कुल साफ कर देते हैं आपका। सर इसमें क्या ऐसा भी होता है सर कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि बिना गलती के भी रगड़ा मिला हो? कितनी बार साइकिल गले में टंगी होती थी हमारे, साइकिल तो गले में टंगी होती थी। रोलिंग तो हमारा मतलब टैंक पोजीशन तो हमारी वो थी रेस्टिंग पोजीशन। टैंक पोजीशन मतलब सर नीचे और बैक अप, तो दैट वाज द रेस्टिंग, वहाँ तो सोते थे। मैं आपको इंसिडेंट बताऊँ एक, मेरे ना दांत में थोड़ी सी कुछ लग गई थी, तो मैं एमएच गया, तो वो बहुत कम जाया करते थे। जब मैं एमएच गया और जीसी मतलब जनरल कैडेट को एमएच में एसी मिल गया, एयर कंडीशन, तो वो जब वो डॉक्टर यूँ फोग लेने अपनी यूँ गया ना, मेरे दांत में मैं सो 1 सेकंड में यूँ सो गया था। तो वहाँ नींद बड़ी कम मिलती थी, तो 1 सेकंड में उसने यूँ फोग उठा के यूँ किया जीजी मतलब। तो दैट वाज काइंड ऑफ ए ट्रेनिंग ओवर देयर, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू गो थ्रू एवरी डे ऑन दीज थिंग्स। सर टीम होती होगी सर वहाँ पे भी पूरी साथ में आपके? नहीं, कैडेट्स होते हैं, टीम होती हैं, अलग अलग टीम होती हैं। वेपन ट्रेनिंग अलग होता है हमारा, ड्रिल वाले अलग होते हैं, पीटी स्टार्स अलग होते हैं, स्पोर्ट्स के अलग होते हैं। पूरा एक शेड्यूल बना होता है, पूरा हर चीज़ का, सुबह क्या होना है, दोपहर में क्या होना है, फिर एकेडमिक क्लासेस होती हैं, पूरा एक शेड्यूल बना होता है उसका। सर बॉल पार्टी के बारे में भी हमने सुना है सर, क्या ये बॉल पार्टी क्या होती है? और आपको जब आपका पार्टनर मिला सर तो किस तरह से आप ओटी में हमारे टाइम हम बैड लक थे, हमारे टाइम नहीं हुई बॉल पार्टी वगैरह नहीं, बॉल डांस वगैरह जी, दिस इज ए कॉलोनियल कल्चर विच हैड बीन स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम ओनली। तो कैडेट्स जो होते हैं दे लिव ए सच ए टफ लाइफ, सच ए रिगरस लाइफ जीते हैं, तो वंस इन ए होल देयर ट्रेनिंग टाइम दे गॉट ए डांस पार्टी वगैरह होती है। तो उनकी जो गर्ल पार्टनर्स होती हैं, and you know gentleman cadet is always smart guy, physically mentally he is a smart guy, they look forward all the girls to be dance with them. तो मेरे टाइम पे हम you can say bad luck you know that I have ball dance on our time। सर जैसे कि आपने बताया कि ओटीए में मतलब बॉयज़ और गर्ल्स साथ में ही ट्रेनिंग ये होती है, तो सर क्या मतलब ट्रेनिंग के दौरान क्या किसी तरह की, जैसे ये कहा था कि यार ये तो लड़की है, क्या किसी तरह की कोई पार्शलिटी या कुछ इस टाइप की चीज़? नो, नॉट एट ऑल। आई टेल यू, वहाँ जाके आपको पता लगेगा कि गर्ल्स व्हाट कैन डू। आई रिमेंबर वी गॉट ए कोर्समेट, सारिका उसका नाम था, वो हमारे साथ 14 किलोमीटर पूरा भागती थी। दे आर वेरी टफ, देयर इज नो डाउट। हाँ, नेचुरल लिटिल बिट बीइंग ए वो कुदरती चीज़ें बनाई गई हैं कि मर्द और औरत के अंदर जो छोटी छोटी फिजिकल थोड़ा कम है, वो बात अलग है। बाकी दे वर वेरी टफ मेंटली, दे वेरी रोबस्ट एंड दे वर फिट इन एवरीथिंग। आप उनको कहीं भी हमारे साथ ड्रिल करते थे, हमारे साथ वो पास आउट हुई हैं, हमारे साथ वो फिजिकल्स करते थे, हमारे साथ उनकी एकेडमिक क्लासेस होती थी, सब कुछ होता था, एंड दे आर वेरी फिट। और वो भी मैंने जैसा कहा ना कि जो चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, जो वहाँ पहुँचा वो जुनून के साथ पहुँचा है। तो जुनून अपने आप पुश करता रहता है, उसको इंटरेस्ट अपने आप पुश करता रहता है वो काम करने के लिए। फिर इसके बाद आपने भारतीय सेना में कौन सा आर्म चुना सर?
मैं आर्मर्ड कोर ऑफिसर हूँ, टैंक ऑफिसर हूँ। मैं आर्मी में टैंक में गया। सर क्यों सर आपने यही क्यों चुना सर? नहीं, मैं ऑलवेज अलाउ था कि 61 कैवलरी वगैरह में ट्राई करूँगा, घोड़े वोड़े मिल जाएंगे। तो मेरे फादर भी आर्मर्ड कोर में थे, तो मैं कोशिश करता था कि मुझे भी वही मिले, ब्लैक मेरे पहनने को मिला। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न टू जॉइन आर्मर्ड कोर। और सर जब आपने ज्वाइन किया तो सर वो फीलिंग कैसी थी? तो मज़ा ही आ गया यार, तारे लगे हुए कंधे पे। एंड बीइंग आर्मर्ड कोर ऑफिसर इज ऑलवेज ग्रेट यार। सर आर्म क्या होता है सर, जैसे आपने बताया टैंक? ये टैंक एज यू नो बख्तरबंद गाड़ी होती है। ये इसमें इन्फेंट्री वेपन्स का कोई असर नहीं होता, छोटी मोटी गोलियां वोलियाँ नहीं लगती। और ये मूवेबल होता है, टैंक मूव करता है। जैसे कि आपने गल्फ वॉर में देखा, अमेरिका हैड यूज T-72 टैंक्स इन अगेंस्ट द इराक, एंड इवन नाउ द यूक्रेन एंड रशिया दे आर यूजिंग द टैंक वॉर्स। टैंक आर्मर्ड कोर को ऑलवेज दे से द किंग ऑफ बैटल, कि टैंक जाता है अंदर, घुसता है और वो इतना तेज चलता है कि इन्फेंट्री इसके पीछे उसको पकड़ नहीं पाती। उसके फ़ायदे खसूसियत बहुत हैं। बीइंग टैंक इज़ ए सॉलिड आर्मर, तो इन्फेंट्री का उसका असर नहीं होता, कुछ स्मॉल गन्स का असर नहीं होता। और वो अंदर मूवेबिलिटी है उसके अंदर, तो अंदर गुस्सा चले जाता है दुश्मन के इलाके में। सर जैसे मूवीज़ में भी देखते हैं, मतलब टैंक्स काफ़ी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, लेकिन सर कई तरह की परेशानियां भी और डिफिकल्टीज बहुत रहती हैं सर टैंक के अंदर, विशेषकर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके अंदर पहले ही, क्योंकि पहले जो टैंक होते थे उनमें एयर कंडीशंस वगैरह की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं, हिंदुस्तान में कभी भी एयर कंडीशन टैंक नहीं आए, अमेरिका वगैरह के अंदर हैं। पर दुख और सुख भाई भाई है। एक तो आपकी जान बचा रहा है टैंक, तो छोटी मोटी आपको तो मुझे फैसिलिटी। जब टैंक के अंदर 3 लोग बैठते हैं क्रू, एक गनर, एक कमांडर और एक ड्राइवर बैठता है। वो पूरा कपोला उपला बंद होता है, उसके भी टैंक चलता है। हाँ, गर्मी देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि अंदर कोई एसी वैसी नहीं है, तो गर्मी तो दबा के होती है। पर उस वक्त जब आप लड़ाई के लिए जा रहे हो और जब कोई एक्शन करने जा रहे हो, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती कि गर्मी है, धूप आ रही है, ये आ रही है। बिल्कुल आपका माइंडसेट ही और अलग है। उस वक्त आपका माइंडसेट कुछ कहीं और ही है। और जो कि आपने मुझसे इतनी देर पहले क्वेश्चन पूछे, ओटी की ट्रेनिंग, रगड़ा, तो वो रगड़ा इसी के लिए होता है कि जब आप किसी, मैं जाऊँ या कोई भी जाए, टैंक में जाए, इन्फेंट्री ऑफिसर हो, चाहे वो आरटी का ऑफिसर हो, चाहे आर्मर्ड का हो, चाहे किसी का भी हो, ये सर्विसेज का हो, वो रगड़ा दिया इसलिए जाता है कि उसको इज़ फिजिकली सो रोबस्ट, सो फिट, कि उसको ये सब अदर लगता है। और टैंक इज़ एज यू नो कॉल्ड द बैटल किंग ऑफ बैटल। वो यूँ वूँ करता हुआ जाता है कि हम जैसे हमारे फौज में भी बड़ा लगा रहता है कि अरे आर्मर्ड का ऑफिसर है, तो ये तो पहुंचा बैठा टैंक पर निकल जाएगा अंदर। सर अभी आपने बताया कि जो टैंक होता है, एक टैंक में 3 जने होते हैं, गनर और वो, तो सर कोऑर्डिनेशन कैसा होता है तीनों में आपस में? तीनों के साथ में सेट लगे होते हैं। तो हमारे ना सेट में 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो होता है कि हम तीनों अंदर बातें करते हैं, और एक होता है हम बाहर बातें करते हैं, जो हमारा कमांडर बैठा हुआ है। जैसे कि मैं अगर टैंक पे हूँ तो मैं अपने कमांडर को भी आगे बता रहा हूँ, और अपनी तीनों टैंकों में ICVs होती हैं, हम तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जैसे मैं ड्राइवर को बता रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ, उसका GPS होता है, ड्राइवर के पास GPS होता है, वो अपना आगे चलता रहता है, बताता रहता है कि यहाँ से जाना, वहाँ जाना। सो इंटरनल भी हम तीनों बातें कर सकते हैं, और एक्सटर्नल भी बात कर सकते हैं कमांडर। सर इंडियन आर्मी का जो स्ट्रक्चर है, आर्म्ड और जो अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, उनकी अगर हम बात करें, उनके बारे में अगर सर आप कुछ बताना चाहें शॉर्ट में? नहीं, इंडियन आर्मी का नहीं, हर आर्मी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है। आरटी होती है, इन्फेंट्री होती है, आर्मर्ड होती है, सप्लाई। बिकॉज इफ़ यू सी दी एनी कंट्रीज सेना, जैसे कि सेना का सबका एक ही स्ट्रक्चर है, सबके पास में आर्टिलरी है, सबके पास में आर्मर्ड है। और इट्स ऑल एनी फोर्स और एनी आर्मी जब बनती है किसी सेना, उसके टरेन के हिसाब से, उसके जो उसके अगेंस्ट उसके एनिमीज़ हैं, या उसके जो चुनौतियाँ हैं किस तरह की हैं, उसी हिसाब से वो अपने वेपन अपने सिस्टम रखता है, चाहे वो आर्मर ज़्यादा हो, या आरटी ज़्यादा हो, या इन्फेंट्री ज़्यादा हो। सर अगर हम बात करें बेहतर सबसे, किसको आप मानते हैं, कौन सी देश की सेना को, या उसकी कौन सी रेजिमेंट है जिसको आप मानते हैं कि हाँ ये बेहतर है? मैंने जैसे कि राजस्थान में कहावत है कि अपनी माना रान कोई कौन बताओ। वेरी कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ दिस थिंग। देखो, सेनाएं हर कंट्री की तकड़ी हैं, पर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिकन आर्मी इज़ वेरी गुड। इवन ऑल द एडवांस कंट्रीज वेर वी हैव मोर ऑफ द एडवांस वेपन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, दे ऑल आर डूइंग वेल। पर इसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। और ऑलवेज सेइंग इज़ वन की द मैन बिहाइंड द वेपन, मैन बिहाइंड द मशीन इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन दी इन दी मशीन। सो आप 1962 की वॉर का देख लो, और मैं भारतीय सेना में हूँ, और भारतीय सेना को तो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है। 62 की वॉर देखो, 65 की वॉर देखो, 71 का देखो, इवन कारगिल देखो, इवन वर्स सिचुएशंस, एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस ऑफ आवर्स। सो मैन मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन दी एनी काइंड ऑफ ए आर्मी।
या देर आर आप एग्जाम्पल लो तो अभी इसका ले लो, बोले रशिया की सेना बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, और क्या यूक्रेन ने क्या हाल कर रखा है इनका. सो मेन बिहाइंड दी and the genuine for any country and for your training, lot of things comes in pitching all these things way. पर सेना फौज अमेरिका की देयर नो डाउट दे आर वेरी वेरी पावरफुल, दे आर वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी. इवन आपका देखो तो वो पेंटागन में बैठे बैठे अमेरिका में वो ईरान इराक को स्टैंडिंग लाइन को वो उड़ा देते हैं. तो टेक्नोलॉजी उनकी बहुत तकड़ी है, पर हम भी किससे कम नहीं. सर जैसे भी आपने अलग अलग वॉर्स की बात करी, इंडियन आर्मी ने जो वॉर्स लड़ी, सर उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी के अपग्रेडेशन की बात करें तो किस तरह से और सक्षम हुआ, और या गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बहुत अपग्रेडेशन हुआ. अभी अगर आप बात करें 1962 के अंदर हमारे पास 303 से भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी थी. आज हमारे पास सब कुछ एडवांस है. वी गॉट ब्रह्मोस, वी गॉट एडवांस टैंक्स, वी गॉट एडवांस आर्टिलरी. तो एडवांसमेंट में हमने काफ़ी दबा के हमारा टचवुड गवर्नमेंट, आई मीन आर्मी, एवरीथिंग हैड बीन मूड अप टू मच. काफ़ी तगड़ा एडवांसमेंट हुआ है और वो नीड भी है. हम इवन आवर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग ऑन एवरी फील्ड, नॉट इवन आर्मी ओनली. हर जगह एडवांस कर रहा है. तो वो चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे एनीवेयर वी आर प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग. सर पहले जैसे ये होता था, अगर हम टैंक की बात करें तो जैसे हम लोग काफ़ी डिपेंड थे उस कंट्री पे जिससे हम लोग टैंक लेते थे जी. लेकिन अब हम खुद भी यहाँ पे बना रहे हैं, काफ़ी लाइट टैंक यहाँ पे बने हैं. तो सर कितना डिफरेंस? नहीं, यस, इट इज़ ऑब्वियस वेरी ग्रेट थिंग. नेचुरल लॉजिक है कि हम पहले रशिया पे, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है रशियंस आर द बेस्ट इन मेकिंग टैंक्स एंड ऑल. तो हम रशिया पे लेते थे. अभी हमने उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह लेना शुरू करा है. हम अभी इंडिजीनियस टैंक्स बना रहे हैं. अर्जुन बनाया और भी टैंकों को हमने, जहाँ जैसे एक हमने कंसेप्ट बनाया कि जहाँ से हम अपना चीज़ें लेंगे वहाँ से उसकी टेक्नोलॉजी भी लेंगे. तो ये तो बिट ऑब्वियस इज़ ऑलवेज वेरी गुड टू. हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी, हम सेल्फ रिलायंस होंगे. ये नेचुरल है. और कि इंडिया हर तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, हर जगह पे प्रोग्रेस कर रहा है और डिफेंस में भी प्रोग्रेस कर रहा है. सर जैसे एक आर्म्ड ऑफिसर के रूप में आपका सर दिनचर्या कैसी रहती है, मतलब एक दिन कैसा रहता है? जैसे आप घर पे रहते हैं और जब आप ऑन ड्यूटी रहते हैं तो क्या डिफरेंस है? ऑन ड्यूटी एज बेसिक जैसे ऑफिस वर्क है, ट्रेनिंग है हमारी. आर्मी में थ्रू आउट डे एक सिस्टम बनाया हुआ है. फिजिकल्स पे ध्यान दिया जाता है. हमारा जो नेट, हमारे पास वेपन्स हैं, हमारी जो इक्विपमेंट है उसके बारे में समझना, जानना. और आई ऑलवेज से कि वो कहावत है ना कि द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लड इन द वॉर. जितनी आप मेहनत, आप पीस के मेहनत में ट्रेनिंग करोगे, अच्छी करोगे, तो आप वॉर में उतनी ही अच्छी तरह से बिहेव अपना परफॉर्म कर पाओगे. सर जब आप आर्म रेजिमेंट को लीड करते हैं सर उस समय क्या चुनौतियां आती हैं सामने, या आपको क्या लगता है कि हाँ ये चुनौतियां, हालांकि क्योंकि एक सेना के ऑफिसर है तो कोई चुनौतियाँ नहीं आती. हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है. जहाँ भी हमें जो भी टास्क दिया जाता है, जो भी हमें समझाया जाता है, हम उसको बेखूबी सिखलाए हुए तरीके से, कि सेना में कहा जाता है सिखलाए हुए तरीके से हम उसको परफॉर्म करते हैं. ऐसा कोई चुनौती नहीं आती. सर आपके करियर का कोई ऐसा आप अनुभव साझा करना चाहें जिसने आपको, मतलब आपकी सोच में कुछ परिवर्तन किया हो, या जिसको याद करके आपको लगता है कि हाँ? बहुत है यार. यू ऑलवेज व्हेन यू आर इन फील्ड, व्हेन यू, आप जब थोड़ी टफ जगह पे होते हैं तो वो आपको यादगार ज़्यादा रहते हैं. मैं वैली में था कुछ साल पहले, जब बालाकोट हुआ था, तो हमें रात को पता लगा कि भैया सुबह घुस गई है भारतीय वायुसेना अंदर और कुछ करके गड़बड़ तगड़ा करके आई है. तो हम भी जो चौकन्ने हो गए थे. हमने भी अच्छा खासा अपने एडवर्सरीज को समझाया, सिखाया और जवाब दिया. तो वो, और हम काफ़ी ऊपर बैठे हुए थे, हाइट पे थे. हमको 1200 1400 की हाइट पे थे. ऊपर बर्फ़ गिरा हुआ था दबा के, और बड़ा मज़ा आया. बाकी उस वक्त फील्ड में जब आप होते हो, वैली चैली में, नॉर्थ ईस्ट में जब हम थे, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में था, वहाँ भी यू ऑलवेज लव जब चैलेंजिंग कोई काम होता है और उसको परफॉर्म करते हो तो मज़ा आता है. सर बालाकोट का जैसा भी आपने जिक्र किया सर, तो क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था सर पाकिस्तान के लिए भी, और मतलब जैसे हम लोगों को भी पता चला, हम लोगों ने देखा करीब भारत सेना घुस गई, पाकिस्तान में घुस गई और ऐसी तैसी करी है. हाँ अच्छे घुसे वो. दे वर नॉट एक्सपेक्टेड अस कि ऐसा करेंगे. पर ये सब बड़े लेवल पे बातें होती हैं, बड़े लेवल पे स्ट्रेटजी बनती है और कार्रवाइयाँ होती हैं. बट इट वाज गुड. वी आर शोन दैम कि ये हो सकता है और आगे भी होता रहेगा टाइप से. सर आपको लगता है जब ये हमने एयर स्ट्राइक की, बालाकोट की बात करें, या और भी ऑपरेशंस काफ़ी हुए, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई, उसके बाद सर किस तरह के कुछ बदलाव देखे गए सर? इज ऑलवेज नेचुरल फिनोमिना है. अगर आप अपने दुश्मन को दबा के रखोगे और अपनी शक्तियाँ दिखाते रहोगे तो दबा हुआ रहेगा. डाउट क्या है. तो वो हम हमेशा करते आए हैं, हमेशा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे. और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को तो समझना नहीं चाहिए. बुरा हाल है उसका तो, और ऑलमोस्ट ख़त्म ही है. वो क्या हुआ, उसको मानना ही नहीं चाहिए दुश्मन. हम तो अच्छे खासे
दे आर नॉट इन आर कॉम्पिटिशन एनी वे, नॉट इन कॉम्पिटिशन एनी वे। सर अगर जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या चाइना की बात करें, तो सर दोनों में किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं? नहीं देखो, दोनों के अपने अपने पिकुलरिटीज़ हैं। चाइना इज डिफरेंट ऑल टुगेदर, क्योंकि जब आप कोई भी टास्क करते हो वो अलग पूरा टेरेन है, पूरा गैम्बेट है, ये अलग गैम्बेट है, इनकी सेना अलग है, उसकी सेना अलग है, तो यहाँ का टोटली ही अलग मामला है दोनों का। पर सेना कोई भी हो हर काम के लिए तैयार है, हर जैसा टास्क मिलेगा दे परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट। वी आर नोवेयर डाउन फ्रॉम एनीबडी एल्स, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई और आ जाए, कोई आ जाए, देंगे अच्छा जवाब, तगड़ा वाला। सर जब टैंक के ऑपरेशन होते हैं सर, तो उस समय मतलब जैसे आप एक टीम को मान लीजिए लीड कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या चलता है दिमाग में और किस तरह की स्ट्रैटेजी भी? कुछ नहीं चलता, ये चलता है सामने जो टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। हाँ, पूरा वो मैंने कहा ना, सेना में बड़ा तगड़ा तरीका है, सिखलाया हुआ तरीका कहते हैं हमें, तो हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से बनाई जाती है, इस तरीके से सिखलाया जाता है कि वो टिकी 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 बूट टाइप्स काम होता रहता है। तो वो जैसे कि हम पीस टाइम पे पूरी की पूरी ट्रेनिंग करते हैं, पूरी ड्रिल्स करते हैं, तो वो उसी तरीके से जब हम कभी युद्ध में या किसी एक्शन में जाते हैं तो वो सब तरीके जो हमने सीखे हैं, जो हमने तरीके बार बार प्रैक्टिस करे हैं, वो हम उसको ऑन ग्राउंड अपनाते हैं जाके, और नो प्रॉब्लम विद दैट। और सर जैसे आप इतने साल से हैं सर, टैंक वॉर की जो टेक्निक्स होती हैं उनमें भी काफ़ी सर बदलाव हुए हैं, तो उनको लेकर अगर आप? हाँ, नहीं यार, जैसे कि लाइफ में भी हर जगह चेंज हो रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। अब आप बात करोगे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में स्टूवर टैंक्स थे, टैंक्स की जो मैनुअल टैंक गन लोड होती थी, अब सब कुछ स्टैब सिस्टम है, अपने आप गन लोड हो रही है, अपने आप जा रहे हैं, बड़े एडवांस टैंक्स आ गए। तो हर चीज़ एडवांसमेंट के साथ में चेंज होती है, चाहे वो टैक्टिक्स हो, चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो, हर चीज़ उसके टेक्नोलॉजी के साथ में चेंज होता है। लॉट ऑफ चेंजेस हैड कम। सर अगर अभी हम वर्तमान की बात करें, जिस तरह से सर रशिया, यूक्रेन और भी कई कंट्रीज है जो आपस में लड़ रही है, सर उसमें जो ये टैंक्स हैं वो किस तरह का रोल आज के जैसे कि मैंने आपने पहले मुझसे पूछा, टैंक्स इज द डिसिसिव वेपन, ठीक है। टैंक जिसे कहते हैं कि किंग ऑफ द बैटल है, टैंक ऑलवेज ए वेरी डिसिसिव बैटल। इवन यूक्रेन रशिया की वॉर में देखो आप, टैंकों का बड़ा वजूद है और काफ़ी अच्छा वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सर काफ़ी जैसे इनमें भी अपग्रेडेशन हुए, एंटी टैंक मिसाइल्स भी बनी, और वो उसको भी मतलब चकमा देने के लिए कई सारी तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें इस्तेमाल की जा रही है। जो इंडियन आर्मी के पास जो टैंक है, तो वो सर किस तरह से हम लोग कितने अपग्रेड हैं? अगर बहुत तगड़े हैं, मैं इतने बता सकता हूँ। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ। वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स वी गॉट, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज वी गॉट, चाहे वो सॉलिड है, इतना मैं बता सकता हूँ। बाकी you go on the Google things and all, you will come to know what all टैंक में क्या क्या कुछ होता है। We got all the one of the best tanks like T-90s हमारे पास में है, पहले T-72s थे, एडवांस, पूरा एडवांस टैंक है, one of the best tanks we got। सर हमने जैसे पाकिस्तान का टैंक का पूरा कब्रिस्तान ही बना दिया था। हाँ, वो आज भी 1965 वॉर के अंदर वी बिन कंट्रोल ग्रेवयार्ड ऑफ द पैटर्न टैंक्स के बारे में हमें कहा जाता, हमने बना दिया था। और पूरे, क्योंकि वो नए नए टैंक उनको उस वक्त मिले थे, देव टेक्नोलॉजी उनको इतनी पता नहीं थी। और तो वही मैंने कहा ना, हमेशा दूसरी बात बताई, द मैन बिहाइंड द मशीन मेक्स मोर मैटर देन द मशीन ओनली। आप ले आए मशीन पर, आप में दम नहीं है, आप में जोश नहीं है, आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, तो आप सही तरीके से उस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर जैसे पहले भी हमने बात की, काफ़ी वर्स्ट कंडीशंस होती हैं कई बार, तो सर उसकी डीलिंग हालांकि जैसे आपने बताया ट्रेनिंग में भी बताई जाती है, लेकिन कई बार सर कुछ ऐसा होता हो वॉर टाइम में या फील्ड के अंदर कि कुछ ऐसी कंडीशंस आती हों, तो फिर किस तरह से उसको टैकल करते हैं? ट्रेनिंग कोच, जैसे अब तुम एंकर हो, तुम ये करते हो, तुम्हें यू हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दैट, यू नो हाउ टू टॉक, हाउ नॉट टू टॉक। सेम थिंग एज ए आर्मी मैन, आई हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दैट। वो मेंटली और फिजिकल तो मेरी तो ब्रेड एंड बटर यही है, मुझे सिखलाई इसी तरीके से दी गई है। वो कहते हैं नहीं, देखो 4 बंदे खड़े, एक फौजी खड़ा हुआ है, तो हम 4 बंदे और एक फौजी वाले की दिखता है, तो हम लोग अलग ही सोसाइटी के अंदर है, बिकॉज ऑफ आर ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ आर अपब्रिंगिंग इन द फौज। वो सब हमको उनसे अलग करती है हर मामले में, अपने काम को सही तरीके से उसको पहुंचाने के लिए या बुरा करने के लिए। सर टैंक बख्तरबंद, बेसिकली टैंक पूरा ही बख्तरबंद होता है, लेकिन हमने ऐसा भी देखा सर, मूवीज़ में भी देखा, और जैसे 26 जनवरी की परेड होती है तो उसमें दिखाते हैं टैंक भी चलते हैं, और फिर बख्तरबंद अलग से भी गाड़ियाँ थी जिसमें रेस्क्यू भी किया जाता है, लोगों को भी लाया जाता है। वो आजकल आर्मर्ड व्हीकल्स आ रही हैं, ICVs हैं जो इन्फेंट्री के साथ चलती हैं, उसमें
स्टिक्स होती हैं, अंदर बैठे होते हैं बंदे, वो उतरते हैं, उतर के फिर वो अपनी जो भी टास्क दिया होता है दिया जाता है। तो टैंक में सिर्फ टैंक खुद फायर करता है, वो जो वक्तव्य गाड़ियाँ होती हैं उनमें फायरिंग कैपेबिलिटी भी होती है, प्लस इन्फेंट्री के बंदे भी अंदर बैठते हैं, जो कि आपको वॉर जोन के अंदर गाड़ियाँ चली आती हैं। बीइंग इन्फेंट्री वेपन्स का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। सर अब क्योंकि जिस तरह से अपग्रेडेशन हुआ है सर, टैंक्स के अंदर भी हुआ है, नाइट विजन भी हुआ है, और भी कई ऐसी टेक्निक हुई जो उसमें इस्तेमाल की गई होंगी। हाँ, नाइट डिवीजन तो है टैंकों में, इंडियन टैंक्स में भी है, बाहर के भी टैंकों में है नाइट डिवीजन। दे आर नाइट कैपेबिलिटी, दे कैन मूव इन नाइट ऑल्सो। सर ड्रोन से भी हम लोग देख रहे हैं सर, ड्रोन के जरिए भी आजकल वॉर हो रही है, ड्रोन के जरिए भी फ्यूचर इज ऑल ड्रोन, फ्यूचर इज ऑल ड्रोन। जो टैंक्स हैं सर, वो किस तरह से मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को ड्रोन के हमले से, मतलब खुद को भी और जो एक टैंक का तो एक खुद का आर्मर है कि अगर ड्रोन के पास में उसको एंटी टैंक वेपन अभी ड्रोन लेके नहीं आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है, पर ड्रोन का अपना एज ए टैंक में खुद में मोबिलिटी भी होती है, ये मूव भी कर सकता है, प्लस उसके बाद खुद भी फायरिंग कैपेबिलिटी भी है टैंक के पास में। इवन उसके पास में सेकेंडरी आर्म्स भी हैं, जैसे पीकेटी एनएसवीटी है, तो वो उसको ड्रोन को किल कर सकती हैं। तो टैंक इटसेल्फ इज गॉट अ कैपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ड्रोन, और ड्रोन के बाद अभी तक इतना कोई एंटी टैंक कैपेबिलिटी है नहीं कि वो आगे कर दे। फ्यूचर में लेट्स सी। सर इसके साथ ही अब एआई का सर हम लोग देख रहे हैं, एआई का दौर है, तो सर क्या आपको लगता है कि ये एआई टेक्नोलॉजी टैंक्स को लेकर भी किसी तरह की कोई नहीं यार, एनीथिंग इज पॉसिबल यार। इवन जब हम स्कूलों में थे, हमने तो मोबाइल ही पॉसिबल नहीं किया था। अब मोबाइल देख लो, कोडलेस से पता नहीं होता। एनीथिंग इज पॉसिबल। टेक्नोलॉजी लाइक एलन मस्क इज सेइंग कि नाउ ही going to start, I believe he says he is starting a flight from America to India in 2 or 3 hours, which you got 17 to 80 hours. So anything, the technology is coming up, why not? What is happening tomorrow, you don't know. It can come nowhere. सर किसी भी देश की जो सेना है, उसकी जो पावर है, वो कहीं ना कहीं इससे देखी जाती है कि उसके पास कितने टैंक्स हैं, कितने फाइटर प्लेन हैं, कितनी मिसाइल्स हैं, ये सब चीज़, मतलब एक धारणा जो है वो बनी हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी तो सबके पास होती है, लेकिन उसके पीछे जो आदमी है वो कितना ट्रेंड है। धारणा सुन देख ली ना आपने यूक्रेन में, है धारणा खत्म हो गई। बोला रशिया बोला कि 4 दिन में खत्म कर देगा सब कुछ, हो गया 1.5 साल से ऊपर हो गया। या दैट देयर इज नो डाउट कि योर गुड आर्मी, योर टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्मी, योर गुड वेपन मेक डिफरेंस, but lot of things comes in that, not only just weapon only, lot of things comes in that. सर सेना के बारे में तो आपसे बहुत कुछ जाना, आपकी सेना की जो लाइफ है उसके बारे में, लेकिन जो आपका जुनून है सर घुड़सवारी, उसके बारे में मैं आपसे अब बात करना चाहूँगा। सर किस तरह से घुड़सवारी का पहले तो आपको सर शौक किस तरह से लगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि सर घुड़सवारी अपने आप में किस तरह की चीज़ है, मतलब एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मतलब घोड़े पे बैठना चलना, लेकिन उसके पीछे भी कितनी ट्रेनिंग लगती है, और सबसे बड़ी बात ये कि एक घोड़ा और एक जो घुड़सवार है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से बनाया जाता है। जैसा कि आपने बताया, ये जो गेम है 2 जीवों के बीच है, एक तो इंसान, एक घोड़ा। घोड़ा बेजुबान है, इंसान के पास ज़बान है, इसके बाद दिमाग भी है। तो आप उस घोड़े को तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए। जैसे कि राइडिंग के अंदर बहुत से इवेंटिंग्स हैं, ड्रेसाज है, इवेंटिंग है, शो जंपिंग है, पोलो है, टेन पिकिंग है, रेसिंग है, लॉट ऑफ अदर इवेंट्स आर देयर। जैसे कि हॉर्स राइडिंग में ओलंपिक्स होता है, में ये गेम है, एशियन गेम्स में भी ये गेम है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह होती हैं। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप जब ट्रेन करते हो घोड़े को, उसको उसी हिसाब से ट्रेन करते हो, उसी हिसाब से उसको फिर अलग अलग उसको उस डिसिप्लिन के लिए आप तैयार करते हो, चाहे वो वॉक हो, ट्रॉट हो, कैंटर हो, गैलप हो, जंपिंग हो। तो धीरे धीरे ट्रेन करके उसको आप उसके लिए तैयार करते हैं। और पहले भी आपको मैंने घोड़े के बारे में बताया। और फिर कोई चीज़ जब आप खुद करते हो, देन ओनली रियलाइज इट कि ये कैसे होता है। बाकी तो थ्योरेटिकल है, ये बता सकते हैं। सर अभी आपने जैसे ये बताया, अलग अलग इवेंट बताया, सर ड्रेसाज क्या है, और ये जो अन्य जो इसमें होते हैं सर, अगर ड्रेसाज एक ना जब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा विनय। ड्रेसाज जैसे कि म्यूजिक में क्लासिक म्यूजिक होता है ना, कि निचोड़ सारे गाँव अगर आपको नहीं आएगा तो आप म्यूजिक नहीं सीख सकते। सेम थिंग क्लासिकनेस ऑफ द इक्वेस्ट्रियन या घुड़सवारी का ड्रेसाज है, या स्कूलिंग ऐसे कहते हैं। घोड़े को अलग अलग पेसेस होती है, जैसे वॉक, ट्रॉट, कैंटर, रैनबैग, ये पासेज, उसमें घोड़े को सिखाया जाता है। तो कोई भी इवेंट आप करो, चाहे पोलो करो, जंपिंग करो, टेन पिकिंग करो, रेसिंग करो, ड्रेसाज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्कूलिंग ऑफ ए हॉर्स, यू कैन कॉल इट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रेन ए हॉर्स एंड ट्रेन योर सेल्फ फॉर दिट पर्टिकुलर थिंग। तो ड्रेसाज के अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते हैं उसके। ड्रेसाज के ओलंपिक में भी है, एशियन गेम्स में भी है। तो ड्रेसाज का आपने सही पकड़ा, ये बहुत ही क्लासिकनेस है और बहुत ही ज़्यादा जड़ है घुड़सवारी की। इफ़ यू आर गुड इन ड्रेसाज, इफ़ यू गुड इन स्कूलिंग,
इफ़ यू ट्रेन योर हॉर्स वेल यू कैन डू वेल इन योर कॉम्पिटिशंस। सर ड्रेसाज के दौरान आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा कि यार घोड़े को जब आप ट्रेन कर रहे हो, या तो सबसे बड़ी बात ये कि एक जो गैप होता है उसको जब पाटने का काम किया जाता है घोड़े और घुड़सवार के बीच में, उस दौरान कोई ऐसी कंडीशन हुई हो कि ड्रेसाज में मैंने कहा ना स्कूलिंग है, इतना रफ टफ डेयरिंग नहीं होता, पर ये बड़ा क्लासिकनेस है। जैसे कि ना, जैसे आप कोई आपको मैं कहूँ कि आप क्लासिक गाने सुनो तो बड़े बोर बड़ी जल्दी होते हो आप। कोई पॉप सिंगर की बोलूँ तो आप बड़े ओहो पॉप सिंगर आ रहा है उसको सुनो, फास्ट होता है वो। तो ड्रेसाज में भी लोग वही समझ सकता है जो उसको उस चीज़ के बारे में जानता हो, घुड़सवारी के बारे में जानता हो। तो जैसे कि घोड़ों को ना भागने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है और भाग रहा घोड़ा तेज भाग रहा है, पर ड्रेसाज में आप उसको स्कूलिंग करते हो, उसके हर एक पार्ट को खोलते हो, घोड़े के हर एक पार्ट को खोलते हो, राइडर अपने पार्ट को खोलता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पेसेस में सिखाता है, तो घोड़ा भी उसको एंजॉय करता है और राइडर भी उसको एंजॉय करता है। तो पर वो बाहर वाला जो है, जो देखने वाला है, उसको अगर उसकी नॉलेज है तो वो एंजॉय करता है। जैसे क्लासिक अगर कोई गा रहा है तो जिसको उस क्लासिक संगीत की नॉलेज है तो वो एंजॉय करता है, अगर नॉलेज नहीं है तो वो कहता है यार ये बोल देता है, चलो माइकल जैक्सन लगाओ। कभी ऐसा हुआ सर जब आप घुड़सवारी सीख रहे थे तो आप ऑब्वियसली बात है, हम देखते हैं कि गिरते भी हैं लोग, तो तरह से गिरे हो तो कोई डर बैठा हो कभी मन में कि यार ये तो कहावत है ना, जो घोड़े पे चढ़ेगा वो गिरेगा ही एक दो बार, तो गिरोगे तभी आप राइडर बनोगे। तो ऐसा बहुत सी बार गिरे हैं, बहुत सी बार चोटें भी लगी हैं। आई गॉट ए स्क्रू इन माई दिस लेग, एक बार मेरा घोड़ा पूरा मेरे ऊपर गिर गया था, यहाँ पे स्क्रू डला हुआ है। बड़ा अच्छा घोड़ा था एक मेरा अर्जुन, आई हैड डन वेरी गुड ऑन दैट, आई रीच्ड अप टू इंडियन लेवल टीम। मैंने 170 उस पर कुदाया है, इनका 170 मतलब 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो वेरी रेयर, हिंदुस्तान में काफ़ी कम लोगों ने 170 कुदाया। तो वो घोड़ा एक बार मेरे पाँव पे गिर गया था, रेरअप हो गए और मैं 2 महीने एडमिट रहा था हॉस्पिटल में। तो पार्शल ऑफ द राइडर है गिरना और वापस चढ़ना। सर अभी आपने जैसे घोड़े की बात की अर्जुन, तो सर ये किस नस्ल का घोड़ा था और कितना अच्छा? ये घोड़ा एक जर्मन जगह है, हनीवेरियन हॉर्स था ये। तो इंडिया में ये घोड़े आए थे, स्टेलियंस आए थे, फिर उनके बच्चे थे। ये वार्म ब्लड घोड़ा था, बड़ा पावरफुल घोड़ा था, वन ऑफ माई वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड टू मी, आई हैड वन मेनी मेडल्स ऑन दैट हॉर्स। और ये वार्म ब्लड था। घोड़ों की अलग नस्लें होती हैं, जैसे कि अपने यहाँ हिंदुस्तान में काठियावाड़ी है, देसी ब्रीड्स हैं, वो बड़े सुंदर, जैसे अरबी घोड़े होते हैं, उनके कान ना यूँ होते हैं, तो बड़े दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, पर थोड़े कम पावरफुल होते हैं। थोरो ब्रीड्स और जो वार्म ब्लड्स, ये घोड़े हैं जो ये काफ़ी पावरफुल हॉर्सेस होते हैं। सर ये जो घोड़ों की आपने अलग अलग नस्लों के बारे में बात की, तो सर इंडिया में अभी कौन कौन से विदेशी घोड़े जो हम यूज़ में लेते हैं, और यहाँ की जो नस्ल के घोड़े हैं वो कौन से हम यूज़ में? हमारे तो इंडियन ब्रीड्स के घोड़े जाए मोस्टली टेन पिकिंग में, और हम लोग से इंडोरेंस में इनमें से में यूज़ करते हैं। पर जो हम बाकी कॉम्पिटिटर्स में यूज़ करते हैं सारे वार्म ब्लड्स हैं, थोरोब्रिड्स हैं। रेसिंग में मोस्टली थोरोब्रिड्स होते हैं, वार्म ब्लड्स हैं, जर्मन हॉर्सेज, और अपना क्या कहते हैं बाहर के देशों से लेके आए हैं हम, तो काफ़ी आगे हिंदुस्तान में भी। तो ये ज़्यादा घोड़े जंपिंग में और ड्रेसाज में और इवेंटिंग में यूज़ होते हैं। सर जैसे हम लोग गाड़ी भी लेने जाते हैं तो ये देखते हैं हॉर्स पावर, कितनी हॉर्स पावर का इंजन है। सर ऐसे जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें भी ये देखा जाता है कि ये विदेशी नस्ल का घोड़ा है, ये इंडियन नस्ल का घोड़ा है, और इसमें ज़्यादा पावर है, या ये इन चुनौतियों को आराम से पार कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग पिकअप? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। नस्ल का बहुत फ़र्क पड़ता है, नस्ल का बहुत फ़र्क पड़ता है। नस्ल अगर अच्छी हो, तगड़ी हो, तो उसके घोड़े भी तगड़े निकले। इवन इन द रेसिंग हॉर्सेज एंड ऑल, दे मेक फुल पासपोर्ट ऑफ देयर पर्टिकुलर क्लैन, कि इसके बच्चे, इसका नर ये था, इसकी मादा ये थी, तो उसके अगर बच्चे अच्छे निकले तो ब्लड लाइन वो चेक करते हैं, और उसके बच्चे घोड़े हमेशा अच्छे निकलेंगे और आगे जीतेंगे वो। सर जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं घुड़सवारी के, उसमें सर ज़्यादातर किस नस्ल के घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? सर ओलंपिक्स एंड ऑल, ड्रेसाज और एशियन गेम्स वगैरह अगर वार्म ब्लड्स और थोरोब्रिड्स घोड़े यूज़ होते हैं। और सर भारतीय नस्ल के घोड़े उसमें उपयोग में नहीं लिए जाते? नहीं, इतनी हमारे यहाँ जितने भी इंडियन ब्रीड और ये अरबिक ब्रीड वगैरह के घोड़े इंडोरेंस वगैरह में अच्छे हैं, वही सॉफ्ट विद द माउथ एंड ऑल होते हैं, पर इतने टफ और मस्कुलर नहीं होते। सर इंडिया के पास घुड़सवारी को लेकर सभी संसाधन मौजूद हैं, चाहे घोड़ों की बात करें, विदेशी नस्ल के घोड़े भी हैं, लेकिन इसमें हम कहीं ना कहीं ओलंपिक में हम पीछे रह जाते हैं। इसके पीछे सर क्या कारण मानते हैं? हम ट्रेनिंग की कमी या फिर टचवुड अभी हम, जैसा कि आपने बताया, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी हमने एशियन गेम्स में ड्रेसाज में गोल्ड जीता, गर्ल्स एंड ऑल। अभी ओलंपिक में भी हमारी पार्टिसिपेशन किया, ड्रेसाज में किया है। तो अभी थिंग्स आर टचवुड डूइंग वेरी वेल, और इंशाल्लाह अभी आने वाले समय में हमारे ओलंपिक में भी आपको दिखेंगे घुड़सवार। सर घुड़सवारी के संगठन भी हैं सर, अलग अलग 2 संगठन हैं सर, उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। दोनों में हमारा एक ही है, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, और उसके नीचे सारे के सारे हमारे घुड़सवार को सारे कॉम्पिटिशन वगैरह उसके अंदर ही होते हैं, अलग कोई नहीं है। तो सर ये जो संगठन है, मतलब ये बेसिकली किस तरह से काम करता है, और इसके मेन जो मोटिव वगैरह? नहीं, बाकी जैसे स्पोर्ट्स बॉडीज़ होती हैं वैसे हमारा इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन में सारे जो कॉम्पिटिशन इनके अंडर के होते हैं। सारी टीमें जो बाहर जाती हैं इसको
संचालन करना, इनको भेजना, कोऑर्डिनेट करना, ये संस्था का काम है। दे आर डूइंग वेरी गुड। सर एक जैसे राइडर होता है वो घोड़ा पिक करता है फिर उसको ट्रेन करता है, उस घोड़े को एक नॉर्मल घोड़े से और एक चैंपियन घोड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा, क्या क्या एफर्ट्स जो है वो राइडर को डालने बहुत ज़्यादा। अब आपको इसमें इस तरह समझाऊंगा, जैसे सेना का एक ऑफिसर है, कॉलेज से निकल के आता है, नॉर्मल सा होता है, कुछ नहीं होता, कॉलेज का बच्चा। जैसे ही वो ट्रेन होता है, जब निकलता है एकेडमी से बाहर, वो एक सॉलिड लीडर होता है, सॉलिड आर्मी मैन होता है, सॉलिड टैंक मैन होता है, सॉलिड आर्टी मैन होता है। कि वो ट्रेनिंग मेक ए मैन डिफरेंस, प्रैक्टिस मेक ए मैन डिफरेंस एंड मेक ए मैन परफेक्ट। तो बार बार आप उस घोड़े को आप ट्रेन करोगे, आपके सिखलाए हुए तरीके से सिखाओगे करोगे, तो एक नॉर्मल घोड़ा भी आपका लाखों का करोड़ों में बन जाएगा। वो सब ट्रेनिंग पर डिपेंड है, चाहे इंसान हो चाहे घोड़ा हो। सर जो राइडर होता है वो कहते हैं कि घोड़े का मन पढ़ लेता है, तो मन पढ़ घोड़ा भी राइडर का मन पढ़ लेता है, डर रहा है कि नहीं डर रहा दोनों काम है। घोड़ा राइडर का मन पढ़ लेता है और राइडर घोड़े का मन पढ़ लेता। मतलब क्या कि आपको उस चीज़ के बारे में आना चाहिए। आप मुझे अगर पता है कि मुझे, जैसे कि आपको एक तरीका बताऊँ कि कैंटर घोड़े को कैसे करना है, जैसे हम कहते हैं कि एड्स मदद लगानी है उस कैंटर की, तो अगर मुझे वो एड्स सही तरीके से आती हैं तो वो मैं उसको सही तरीके से करूँगा। अगर मुझे नहीं, खुद ही को नहीं आती, तो मैं घोड़े को ही बर्बाद कर दूँगा। सो पहले खुद सीखो, फिर उसके बाद घोड़े पे इम्प्लीमेंट करो। और ऑलवेज, जैसे हमारे यहाँ एक किताब में कहा जाता है, घोड़ों की किताब में, कि घोड़ा कभी गलती नहीं करता, वो तो बेजुबान आदमी में जानवर है। सारी गलतियाँ राइडर की होती है। अगर कोई गलती करी तो राइडर ने करी, घोड़े ने नहीं कोई गलती करी। सर अस्तबल के अगर मैनेजमेंट की बात करें जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, चाहे उनके बेहतर परवरिश को लेकर हो, साफ सफाई को लेकर हो, और उनका स्वास्थ्य भी बना रहे और बेसिकली जो ट्रेनिंग उनको दी जा रही है वो उस पर पूरा खरा उतर सकें, तो इसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखा जाता है? देखो, एक अच्छा कॉम्पिटिटर या अच्छा आपको सफलता चाहिए किसी चीज़ में, तो हर चीज़ को देखा जाता है, चाहे वो स्टेबल के अंदर हो या ट्रेनिंग ग्राउंड पे हो या उसकी मेडिकल हो, सब कुछ। घोड़ा एक ऐसा जानवर है, बाकी जैसे काउज एंड बफेलोज एंड ऑल, दे च्यू द फूड एंड दे ईट इट, पर घोड़ा इंसान की तरह सीधा खाता है। तो घोड़े का कॉलिक बहुत जल्दी होता है, बीमार बहुत जल्दी होता है घोड़ा। तो आपको खाने का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसको मसाज का उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसका मेडिकल का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसका, और हर चीज़ का कि कुछ गलत तो नहीं खा लिया, कुछ का दाना सही है कि नहीं। जैसे कि आप एक एथलीट होता है, वो अपना प्रोटीन, अपना विटामिन, अपनी स्ट्रेंथ सब कुछ चेक करता है। उसी तरह हम लोग जो कॉम्पिटिटिव राइडर्स हैं, घोड़े की जो डाइट है उसको पूरा स्टेबल, उसको बैलेंस करके देखा जाता है, उसमें हमने कितना उसको एनर्जी डाइट दी। तो हर चीज़ का एक मिश्रण होता है कि एक अच्छा घोड़ा तैयार करना या एक अच्छा राइडर तैयार करना। और घोड़े के साथ में वो बड़ी कहावत है, जैसे कि कांच की चूड़ी होती है ना, फट से टूट जाती है, उस तरह से घोड़े का भी ना बीमार होते हुए देर नहीं लगाता। बिकॉज एंड एज यू अवेयर कि घोड़े की जो स्किन है ना कभी काम नहीं आती, जैसे इंसान की स्किन काम नहीं आती ना, घोड़े की स्किन भी काम नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि वी डोंट च्यू द फूड एंड इवन द हॉर्स डोंट च्यू द फूड, वी डायरेक्टली गल्प इट एंड गोज टू स्टमक। इफ यू हैड समथिंग गॉन रॉन्ग इनसाइड, तो वो आपको पेट में गड़बड़ कर देगा। तो बहुत स्टेबल मैनेजमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट, आपका विनय क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्टेबल मैनेजमेंट कितनी अच्छी है आपकी, उतना अच्छा घोड़ा आपका प्रवेश करेगा, उतना अच्छा वो आपको ग्राउंड में अच्छा करके दिखाएगा। सर जैसे घोड़ा अगर मान लीजिए इस पल में कोई घोड़ा बीमार हुआ है, तो सर उसको फिर अलग कर देते होंगे दूसरे घोड़ों से, कुछ कई बार से डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बीमारी उसको हुई है। अगर वो रिक्वायर्ड सेग्रीगेशन, तो उसको सेग्रीगेट करेंगे। अगर नॉर्मल उसको खांसी हुआ, बुखार हुआ, जो ऐसा पेट दर्द हुआ, तो उसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, जो भी हम लोग जो राइडर्स हैं, उनके हमारे पास हमारे वेटनरियन वेट्स हैं, तो दे आर दी परफेक्ट वन, दे नो देयर जॉब, विल कॉल द वेट, ही टेल अस कि साहब इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी मेडिसिन लगानी है, करनी है। तो एट दैट लेवल व्हेन वी आर गोइंग फॉर द एशियंस, ओलंपिक्स और रेसिंग हॉर्सेज, जहाँ इतना पैसा खर्च किया हुआ, उस लेवल पर तो वहाँ वेटनरियंस भी हैं, पूरे एडवाइस करने वाले भी आपके लोग हैं। और वैसे भी आजकल तो इवन हर जानवर के लिए हमें एडवाइस लेनी चाहिए। सर किस एज का घोड़ा जो है वो लिया जाता है किसी भी कंपटीशन के लिए, और उसके रिटायरमेंट की एज भी एक लिमिट? तो घोड़े का मेनली डिफरेंट डिसिप्लिन में डिफरेंट रेसिंग के घोड़े 2-2.5 साल के भी शुरू हो जाते हैं। हम लोग जंपिंग वंपिंग के अंदर अभी तो यंग करने लगे, पर 3 साल, 2.5-3 साल, 4 साल के अंदर हम लोग जंपिंग वगैरह में स्टार्ट करते हैं। घोड़े की मैक्सिमम एज जो है 30-35 बहुत ज़्यादा करके होता है। घोड़े, कुछ घोड़े हैं जो 20 साल तक भी, 18 साल तक भी, 22 साल तक भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम compete करते हैं। कुछ घोड़े हैं जो जल्दी नहीं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी ओनली। सम एथलीट, सम पीपल आर डूइंग वेरी वेल इन देयर फर्दर एज ऑल्सो। मिलन सुमन को देखो, 54 साल का कितना हो गया, राजा का भाग रहा दौड़ रहा है। तो आप फिट हो, अपने आप को फिट रख रहे हो, रेगुलर खा रहे हो, रेगुलर बॉडी को मेंटेन कर रहे हो, तो वो आपको परफॉर्मेंस देता रहेगा। पर आपने उसकी फिटनेस को डाउन कर दिया तो वो नहीं देगा। तो मैक्सिमम घोड़े की एज 30, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, जीता जो घोड़ा। और 2-2.5-3 साल का रेसिंग का घोड़ा, दे स्टार्ट रेसिंग
जंपिंग में हम लोग थोड़ा सा लेट करते हैं, 4 साल का घोड़ा लेते हैं, 4-5 साल का या लेते हैं। सर इसमें मतलब रिटायर कब करते हैं सर उस घोड़े को जैसे? वही मैंने कहा ना, डिपेंड अपन हॉर्स। कुछ घोड़े तो 22-22 साल के चैंपियनशिप जीते हैं, और कुछ घोड़े हैं जो 15 साल के पे कंडीशन डाउन हो गया, कुछ डिफॉर्मिटी आ गई उसमें, कोई टांग में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ बात हो गई, तो वो बात अलग है। बाकी अगर फिट है तो 20-22 साल तक घोड़ा भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देता है आपको। सर आफ्टर रिटायरमेंट घोड़े की अगर हम लाइफ के बारे में बात करें तो किस तरह की रहती है, या उसको वही घोड़ा treat किया जाता है? अपने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, घोड़ा अपनी किताब में कहता है, जो हमारी फौजी किताबों में हम कहते हैं कि घोड़ा अपनी बुक कहता है कि जब मैं आपके काम का ना रहूं तो डोंट गिव मी टू द क्रूअल हैंड्स, मुझे उसके पास ना दो जो मेरा ध्यान ना रखा। इज़ बेटर टू मेक मी स्लीप, बेटर मेक मी स्लीप मतलब मुझे सुला दो। सुला दो को मतलब समझ गए हो कि उसको नेगेटिव को देके हम उसको कर देते, पर डोंट गिव मी टू क्रूअल हैंड्स, लाइक वो तांगे टूंगे वाले, उसको ज़रा वो छिला पड़ा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। और मैं तो बहुत सी बार जब जाता हूँ ना, अभी भी कभी देखता हूँ करता हूँ, उसको रोक के बोल देता हूँ, यार इसको ऐसा मत कर भाई। वो कहता है क्यों, आप क्यों बोल रहे हो? अरे मैं पूरी ज़िंदगी इनमें निकल गई, इसको ऐसे मत कर। तो वो उसका ध्यान नहीं रखते, उसका थोड़ा सा ना, बहुत से ध्यान भी रखते हैं जानवरों को जो प्यार करते हैं, पर वो घोड़ा खुद कहता है कि अगर मैं आपकी लाइफ नहीं बचाऊँ तो इज़ बेटर टू मेक मी स्लीप देन गिविंग टू द क्रूअल हैंड्स। सर घुड़सवारी की जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, जितने भी खेल होते हैं, उसमें घोड़ा और घुड़सवार दोनों में से महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है सर? देखो, दोनों का कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन, अगर घोड़ा अच्छा नहीं है तो राइडर कुछ नहीं कर सकता, और राइडर फुद्दू है बिल्कुल ही तो घोड़ा भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों का 19-20 का मामला है, पर एक अच्छा राइडर है, थोड़ा सा घोड़ा 19-20 है तो निकाल के लेके आ जाएगा, और राइडर भी थोड़ा 19-20 है, घोड़ा बहुत अच्छा है तो घोड़ा भी निकाल के, इट डिपेंड्स अपॉन बोथ द पीपल्स। पर घोड़े का बहुत से है। अब मैं बहुत तगड़ा राइडर हूँ, मुझे आपने फुद्दू का घोड़ा पकड़ा दिया, और एक के बाद घोड़ा अच्छा है, अब वो भी राइडर मुझसे कमज़ोर है, तो घोड़ा निकाल के ले आएगा उसको। तो घोड़े का बहुत पार्टिसिपेशन है इसमें। सर आपका अभी तक का जितना भी करियर रहा है सर, उसमें आपने कितनी ऐसी प्रतियोगिताएं घुड़सवारी की जिसमें भाग लिया, और कौन कौन से कंपटीशन आपने खेले सर? या मेजर मैंने आर्मी चैम्पियनशिप्स हैं, मैं ग्रेड 1 इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, वन ऑफ द अपना हाईएस्ट जंपिंग इन इंडियन कॉन्टेस्ट। फिर मैंने CSI इंटरनेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, मैंने नेशनल भी जीता है, मैंने वर्ल्ड चैलेंज जंपिंग होती है हमारे यहाँ, उसमें एक में मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। और मैं आई एम नॉट इन ए हॉर्स कैवलरी, आई एम नॉर्मल सोल्जर। सो जहाँ जहाँ मौका मिला, मुझे पूरा नहीं मिला कि हर बार ही मुझे राइडिंग का मौका मिला हो, जहाँ जहाँ मौका मिला, जो घोड़े मिले मैंने परफॉर्म करा, और आई वॉज इन टॉप मोस्ट इन सम टाइम, एंड अभी भी मौका मिला तो दोबारा करेंगे, अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। जैसे आपने जब पहला कंपटीशन खेला तो फिर उसका कैसा अनुभव रहा, और मतलब क्या सीखने को मिला उससे? पहला मैंने 1984 में, मैं स्कूल में था, म्यूजिकल चेयर खेला और मैंने मेडल जीता था। मेरी छोटी सी घोड़ी थी मेरी, वो म्यूजिकल चेयर होता है ना जो बंदे खेलते हैं, वो मैंने घोड़ों पे खेला हम लोगों ने। वो ठाक से घोड़े से नीचे उतरो, चेयर पे बैठो, फिर आप म्यूजिकल स्टार्ट होती है, फिर आप। तो आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड दैट टाइम एंड आई हैड वन दैट कॉम्पिटिशन। इट वाज ऑलवेज थ्रिलिंग व्हेन यू विन ए मेडल, इट इज ऑलवेज गुड। और सर एक पेशेवर घुड़सवार बनने में कितनी मेहनत लगती है, और वहाँ तक पहुँचने में, उस लेवल तक पहुँचने में कितना समय लगता है? डिपेंड करता होगा वो राइडर के ऊपर। मेहनत तो देखो सब में लगती है, और ये गेम है जो घोड़े के साथ है, काफ़ी कॉस्टली गेम है, और मेहनत तो हर जगह है। जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही आप अच्छे राइडर बनोगे, और फिर लक का भी साथ है। जैसे अक्षय कुमार कहते हैं ना, लक प्लेज ए वेरी बिग रोल इन द लाइफ, और आई बिलीव इन सो। मेनी टाइम यू कीप वर्किंग हार्ड, यू डोंट गेट रिजल्ट, सम टाइम यू वर्क हार्ड लिटिल बिट बट लक प्लेज विद यू, तो इट मैटर्स लक ऑल्सो। और मेहनत तो है, नो डाउट, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे वो और गेम हो, चाहे ज़िंदगी में कहीं में मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है। सर आपने जयपुर के शाही परिवार के अगर हम बात करें, नरेंद्र सिंह और पांचों दोनों के साथ पोलो खेला है सर। दोनों के जो जनरेशन है उसमें भी काफ़ी फ़र्क है, और दोनों के खेलने का जो तरीका है वो किस तरह से डिफरेंट है, या क्या अनुभव आपने उनके साथ किया सर? मैं लास्ट जब मैं यहाँ था 2012 में, तो मैंने नरेंद्र सिंह जी के साथ खेला, पाँचों के साथ मैंने नहीं खेला पोलो। आई एम मोर इन जंपिंग, इवेंटिंग एंड ऑल, नॉट मोर इन पोलो। पर दोनों में बहुत अलग है। पाँचों एडवांस वर्ल्ड कप खेल चुका है, इवन 3 हैंडीकैप खेल रहा है आज। उनके जो फादर हैं वो अभी इतना नहीं खेले जितना कि वो बेटा अभी आगे बढ़ा हुआ है, और उसने अपना पूरा कमर्शियल अपना पूरा ज़िंदगी अभी इसी में लगा रहा है। ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट द पोलो एंड ऑल। उनकी तो पूरी बिरादरी है। इवन इनके जो नाना जी थे बिगड़ भवानी सिंह, वो 3rd कैवलरी कमीशन है जिसे मैं कमीशन हूँ, उसी के वो ऑफिसर हैं, वो भी एक अच्छे पोलो प्लेयर थे। उनके फादर जो थे वो भी अच्छे पोलो प्लेयर थे। तो ये लीगेसी लेके चल रहा है पाँचों, एंड ये डूइंग वेरी वेल। और नरेंद्र के साथ मैंने एक मैच खेला है यहाँ पे पोलो ग्राउंड में, ये पोलो ग्राउंड में, पाँचों के साथ नहीं खेला, बट इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड वेरी अपकमिंग प्लेयर।
सर पुराने पोलो प्लेयर्स और अभी जो वर्तमान के पोलो प्लेयर्स हैं आधुनिक, उनकी बात करें तो सर किस तरह का डिफरेंस उनमें देखा गया? उनकी लाइफस्टाइल की बात करें या उनकी खेलने की टेक्निक की बात करें, उसमें क्या चेंजेस आपको लगते हैं? टेक्निक ड्रास्टिकली चेंज ना। पुराने में लॉन्ग शूट ज़्यादा होते थे, लंबे लंबे शॉट्स मारे जाते थे। अभी काफ़ी क्लासी पोलो आ गया, जैसे हॉकी का गेम हो गया ना, ड्रिबल करके निकलना, ये निकलना, और शॉट्स का चेन अलग हो गया, और काफ़ी घोड़े तगड़े आ गए। तो पुराने पोलो और अब पोलो में काफ़ी फ़र्क है। पर और से देवर ऑल्सो स्टाइलिश, फ्लैम्बॉयंट, एनी राइडर इज फ्लैम्बॉयंट। सर ये देखा जाता है कि कोई भी धर्म होता है उसको लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं लोगों की होती है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। सर इस्लाम की अगर हम बात करें तो सर जो इस्लाम है उसको लेकर भी कई जो गलत धारणाएं या नेगेटिव धारणाएं वो लोगों के मन में है। सर आप इसको लेकर किस तरह की बात कहेंगे? मैंने आई एम वेरी गुड इन ऑल दिस थिंग्स। मैंने सिखिज़म काफ़ी हद तक पढ़ा है, मैंने हिंदुज़म पढ़ा है, मैंने शशतुर की एक बुक पढ़ी है, वाई आई एम हिंदू, एंड सेम इन इस्लाम। एनी रिलीजन विच टीचेज यू रॉन्ग इज़ नॉट अ रिलीजन। मान लो जो रिलीजन आपको कुछ गलत सिखा रहा है तो वो रिलीजन नहीं है। जैसे कि अगर माँ बाप आपको गलत बताता है कि ये मत करो, माँ बाप ही नहीं है फिर। तो रिलीजन चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुज़म हो, चाहे सिखिज़म हो, एनीथिंग, एनी रिलीजन विच इज टेलिंग यू एंड यू एज ए इंडिविजुअल फील कि ये गलत है, तो मैं तो कहता हूँ उसको बात ही नहीं मानो। अब अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं सिंगापुर। टिल 1962 सिंगापुर वॉज हाफ द जनरेशन वॉज ड्रग एडिक्ट्स। वेयर दे रीच, आई फील सो, एंड आई एम वेरी कायल हूँ मैं उसके प्राइम मिनिस्टर का इस मामले में, कि जो उसने एक थ्योरी अपनाई हुई वहाँ पे, ही हैड मेड द होल सोसाइटी, होल कॉस्मोपोलिटन पीपल हैड मेड, कि हर सोसाइटी में कॉस्मोपोलिटन होंगे, मिक्सेस पीपल होंगे। सेकेंडली, वेरी गुड थिंग ही सेड कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, कि भाई आप मेरे लिए ना घर से बाहर निकल के कम्युनिटी हो, आप मेरे लिए एक पेंटर हो, एक सोल्जर हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, और देश की आगे बढ़ने की उसमें हेल्प करो। रिलीजन जो आप मानते हो अपनी चार दीवारी के अंदर सर नीचे करो, टांगे ऊपर करो, जो मर्जी रिलीजन मानो, जिस मर्जी को मानते हो वहां तक मानो। द मोमेंट रिलीजन कम इन द मेन स्ट्रीम इज ऑलवेज ए हिंड्रेंस टू योर प्रोग्रेस ऑफ योर इंडिविजुअल, योर कंट्री, योर सोसाइटी। सो आई फील एज ए इंडिविजुअल, एंड आई फील, आई थिंक इज अ वेरी राइट वे, कि रिलीजन चाहे इस्लाम हो चाहे कोई और हो, अगर गलत सिखा रहा हो रिलीजन नहीं है। कोई रिलीजन गलत नहीं सिखाता कि भैया इसको मार दे, इसको काट दे, इसको वो कर दे। सब रिलीजन ये सिखाते हैं अपने माँ बाप की सेवा करो, सही बोलो, अच्छे बोलो, कर्म करो। जैसे गीता का सार है, जो करेगा वही होगा, जो काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। एंड वी शुड लर्न फ्रॉम द कंट्रीज हु आर नॉट प्रमोटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन टू मच वे, एंड वी शुड नॉट। We should promote the इंसानियत, we should promote the good things, we should promote the basics of anything. ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातों में जाएंगे तो फिर वो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी फिर तो मेरे ख्याल से मैं बड़ा तगड़ा कायल हूँ सिंगापुर के, जैसे वेयर द कंट्री रीच, कहाँ है, कितने खुशहाल हैं। तो खुशहाल बनने के लिए हमें रिलीजन को एक बेंचमार्क बनना चाहिए, अच्छी चीज़ों को उनके साथ रखना चाहिए, पर हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारी सोसाइटी का, हमारी कायनात का, हमारे पूरे देश का, हमारी हर आदमी का भला हो। और रिलीजन कभी गलती सिखाता, कोई रिलीजन उठा के देख लो, तुम किसी को पढ़ लो, सिखिज्म को पढ़ लो, जैनिज्म को पढ़ लो, हिंदुइज्म को पढ़ लो, इस्लाम को पढ़ लो, कोई नहीं करता। सर ये जो गलत व्याख्यान किया जाता है मतलब धर्म का, और कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं बेसिकली जो यूथ है उनको बरगलाने का काम किया जाता है, तो वो उस देश को काफ़ी पीछे ले जाते हैं। नहीं, वो एक इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट है। मुझे आप अच्छे नहीं लगते, मैं आपको गलत बयान कर दूंगा, तो आप यू कैन ब्लेम द रिलीजन। द गुड्स ऑफ पीपल आर इन हिंदू ऑल्सो, मुस्लिम ऑल्सो, सिखिज्म ऑल्सो, क्रिश्चियनिटी, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। ये जो महारथी हैं जो कि जब मुस्लिम यूथ को बरकरार कर रहे हैं, गलत काम करवा रहे हैं, उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट पूरा हो जाए तो मैं उसको गलत बयान कर रहा हूँ। रिलीजन तो नहीं कहा कि तू ये कर ले, तो उसको हम किसी रिलीजन को दोष नहीं दे सकते, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, कोई भी हो। पर वो बंदा जो उसको अपने सेल्फ मोटिव के लिए, कोई भी उसका मोटिव हो सकता है, उसको गलत बयान करवा रहा है या गलत हरकतें करवा रहा है। सर जैसा कि आप सेना के ऑफिसर हैं, एक बेहतरीन घुड़सवार हैं, और सर सबसे बड़ी बात ये कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हैं, तो सर किस तरह से इन तीनों चीज़ों को आप साथ में लेके चलते हैं? और जब भी आप कहीं जाते हैं तो बेसिकली जो यूथ होते हैं या अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनको आप किस तरह की बातें करते हैं मोटिवेट करने के लिए, और क्या उस समय आपका विजन रहता है? सर देख विनय, सबसे बड़ी बात है, मैं सोचता हूँ हर इंसान में दम है, हर इंसान के अंदर दम। हम सही, जैसे सेना में हमें दो तरीका सिखाया जाता है कि ड्रिल होती है, एक एसओपी होती है। आप उस एसओपी को फॉलोगे, जैसे कहावत है तरतीब और तरकीब,
जिस इंसान के पास तरतीब और तरकीब नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, जितने मर्जी पैसे हों उसके पास, जितने मर्जी ज्ञान हो। तो आप तरतीब और तरकीब से काम करें, आप हमेशा सफलता को छुएंगे, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो ये सब तीनों चारों चीज़ें जो आपने बताई हैं, घुड़सवारी तो मेरे को इनसे पेरेंटल गेम है, तो मैं कर रहा हूँ सेना में, मैं आ गया तो नौकरी कर रहा हूँ अपनी। बाकी बातें जो हमने सेना में हमें सिखाई है, हमारे बड़ों ने हमें सिखाई है, जो हमें सीखी है, कोर्सेज करें हैं सेना में, इतने एक्सपीरियंस है, वो सब तो बातें कोशिश करता हूँ कि लोगों को बताने का। मैं सोचता हूँ कि मैं सुधरूँ देश सुधरेगा। एक पार्टी बनाओ जो मैं सुधरूँ देश सुधरेगा, तो उसको सुधारने की कम कोशिश करो। जैसे कि अपन ऑलवेज व्हेन यू फिंगर, 3 fingers आर टुवर्ड्स यू एंड 1 finger इज वेरी अहेड ऑफ दैट अदर गाय। सो यू सुधरो, एवरीवन विल बी सुधरो। और मैं जब भी बात करता हूँ, किसी कंपनीज में जाता हूँ, किसी स्कूल में जाता हूँ, किसी कॉलेज में जाता हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में बात करता हूँ, उनसे भी यही बातें करता हूँ कि आप कोशिश करो अपनी सोच को बदलो। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे आप कुछ नहीं बदलोगे। हर कंट्री में, हर सोसाइटी में, हर देश में, प्रदेश में रिसोर्सेज होते हैं, सब कुछ होता है। जैसे कि हमारे, मैं बहुत से बहुत मानता हूँ कि हम बड़े बहानेबाज हैं हिंदुस्तानी ना, हमें बहाने बड़े आते हैं। सबसे तकड़ा वेदर वर्ल्ड का हिंदुस्तान में है। दे आर कंट्रीज हु कांट इवन सी सन फॉर द डेज एंड डेज, एंड वो कहते हैं कि वो साले वो भी तो काम कर रहे हैं। जापान एवरी 3rd day earthquake and they see what happened in second world war, first world war and with the Japan are today. So we should not do बहाना। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, आज सर्दी होगी, सर्दी पड़ रही है, 12 मत निकलो। आज मैं आ गया, 12 मत निकलो। आज धूप तेज है, 12 मत निकलो। क्यों नहीं 12 निकलो यार? सर्दी पड़ गई, अच्छा कोट पहनो, अच्छी जैकेट पहनो, ग्लव्स पहनो, काम पे जाओ। अब धूप आ गई तो छाता ले लो, बड़ी और कोई तरीका अपना लो, पर काम करो। सो वी समटाइम आई फील सो एज ए इंडिविजुअल कि हमारे पास बहानों की पूरी की दुकान है, पूरी किताबें हैं, पूरी सब कुछ है, पर वी शुड वर्क वेर एवर वी आर वर्किंग। दैट आई टोल्ड इन माई फर्स्ट इनिशियल पार्ट ऑफ आवर टॉक्स कि एवरी वन कैन डू ए बिट टू द कंट्री, चाहे वेर एवर वॉट एवर प्रोफेशन ही इज। मे बी आई एम इन आर्मी, यू आर नॉट इन आर्मी, समबडी इज समवेयर एल्स। हम अपना काम सही तरीके से अपनी जगह पे करें, अपना काम मेरा मैं सही तरीके से करूँ, दैट इज़ दी यू आर देश सेवा कह लो मेरे हिसाब से। फालतू की बातें ना करें, कंट्रोवर्शियल बातें ना करें, लॉजिक बातें करें जिसमें मास का फ़ायदा हो, जनता का फ़ायदा हो, सोसाइटी का फ़ायदा हो, बिरादरी का फ़ायदा हो। दैट इज शुड बी आर एंडेवर, दैट शुड बी आर वे। तो वील ग्रो अप यार। और मैं कहते हो कैसे बैलेंस करता हूँ, बैलेंस क्या, 24 घंटे से 26 घंटे तो हो नहीं सकते, 24 घंटे हैं और बहुत है, बहुत है, 24 घंटे बहुत हैं। पावर नैप करो, आगे बढ़ जाओ। 4-5, जैसे मेरी तंग है मुझसे, 5 बजे उठ जाता हूँ, भागने चला जाता हूँ, फिर साइकिल करने चला जाता हूँ, कुछ गोल्फ करने चला जाता हूँ। तो आप अपनी टाइम को प्लान करो। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत सेकंड्स हैं, सब कुछ है, पर उसको सही तरीके से प्लान करो और कंस्ट्रक्टिव काम करो ज़िंदगी में हमेशा। सर बेसिकली जैसे अभी आपने बताया कि हर तरह जो वेदर है इंडिया का बहुत बढ़िया है, हर तरह की सब चीज़ बढ़िया है इंडिया में। हर लोग बहानेबाजी करते हैं उस वजह से कहीं ना कहीं, तो बहानेबाजी छोड़ के, और सबसे बड़ी बात ये कि जिसका जो प्रोफेशन है वो ये मान के चले कि देश सेवा को, देश को आगे बढ़ाने के लिए उसको काम करना है, तो हम लोग उन बुलंदियों को मतलब कि आप जहाँ हो उसको आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप, मैं, मेरा डोमेन ये है, इसको ना छोड़ के मैं दूसरे में झांकने की कोशिश करूँ कि वो क्या कर रहा है, उसने क्यों नहीं करा, मैंने अपना काम सही करा कि नहीं करा, ये सोचो। टॉक टू योरसेल्फ। हैव अपने अंदर बात करो कि मैंने आज क्या किया, मैंने आज कितना कंस्ट्रक्टिव किया, मैंने आज क्या अच्छा किया, मैंने गाड़ी सही जगह पार्क करी कि नहीं करी, मैंने गाड़ी सही चलाई कि नहीं चलाई। सिंपलेस्ट थिंग है ये। अरे मैंने अपनी गाड़ी सही पार्क करी कि नहीं करी। अब चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गाड़ियाँ सही जगह पार्क करके गए, अंदर आप जा रहे हो धार्मिक स्थल पे, दुनिया परेशान है, आप तो क्या मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत है। अपने हम सही काम करते रहें सही जगह पे, तो दैट इज़ ऑल्सो मंदिर मस्जिद ओनली। सर जम्मू कश्मीर में जब आप रहे, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, वहाँ के जो लोकल हैं सर, वो सेना को कितना सपोर्ट करते हैं, या फिर वो उग्रवादियों को ज़्यादा सपोर्ट? ग्रेट सपोर्ट। एज यू नो, कारगिल के अंदर द फर्स्ट इन्फॉर्मर वो द कश्मीरीज ओनली, बकरवाल्स हु हैड केम एंड इन्फॉर्म्ड अस कि भाई यहाँ बैठ गए हैं, ऐसे गड़बड़ है, जाके करिए। दे आर द ग्रेट सपोर्टर्स। मैंने कहा आप किसी भी को भी, पूरी बिरादरी को, पूरी सोसाइटी को आप 1-2 गलत लोगों के चक्कर में आप दोष नहीं दे सकते। दे आर ग्रेट सपोर्टर्स इन एवरी साइड। सर उग्रवाद के रास्ते पे चलने के लिए किस तरह से बरगलाया जाता है, या उनका किस तरह की, उनकी मेंटलिटी में क्या ऐसा चेंज किया जाता है कि वो ये मानते हैं कि उग्रवाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है? तो आप पैटर्न दे। मैं बताऊँ ना कि मोस्ट ईजिएस्ट थिंग स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज इज टू मैनिपुलेट बाय रिलीजन। आप किसी को भी ना धार्मिक में बहुत जल्दी मैनिपुलेट करते, तब तक कि वो सोचे नहीं, वो पढ़ा लिखा ना हो, उस चीज़ के बारे में जानता ना हो। जब आप जैसे, आपको आधी नॉलेज इज ऑलवेज ए डेंजरस नॉलेज, बिजनेस है ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज ए डेंजरस नॉलेज। सो अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप कुछ ही बता दो। और जितने भी आपको ये लोग मिलेंगे जिनको कि मैनिपुलेट किया गया, जिनको मॉडिफाइड किया गया, उनको देखना, उसको उसकी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता होगा,
तो वेरी इजी टू मेक ए स्किप आउट ऑफ दीज पीपल एंड मोटिवेट देम फॉर द रॉन्ग थिंग्स। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे बाहर देश हो, हर जगह ये सब चले आ रहा है। सर हमने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी कि जो पूर्व उग्रवादी हैं कुछ, उनको भारतीय सेना में भी शामिल किया गया बेसिकली, या तो किसी ऑपरेशंस के लिए हो। तो क्या ये सर कितना सही है या फिर ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि साइलेंट क्या गया। अब जो भी रिफॉर्मर्स हैं, रिफॉर्म होते रहते हैं। एक बंदा किसी गलत तरीके से बन गया, जैसे आपने अभी कहा कि उसको मोटिवेट कर दिया, और वापस अगर उसको मोटिवेट कर दिया आतंकवादी बनने के लिए, तो उसको मोटिवेट अच्छा आदमी बनने के लिए तो कर सकते हैं हम। तो अच्छा आदमी बनने के लिए तो बहुत से हैं जो कैप्चर टेररिस्ट हैं, वो उन्होंने सौगंधें खाई हैं। दे कैन बी ए गुड इन्फॉर्मर टू अस, दे कैन बी ए गुड पर्सन टू अस। मतलब कोई भी जिस काम में माहिर हो ना, यू हर्ड अबाउट द क्यूबन बॉक्सर्स इन ओलंपिक्स। सारे क्यूबन पता है क्या, वो सब स्ट्रीट फाइटर्स है, दे आर विनिंग ओलंपिक मेडल्स। सो आप किस तरीके से किसी की पावर को चैनलाइज करते हो। जैसे मैंने अपने घोड़े अर्जुन के बारे में बताया ना, बहुत पावरफुल था, पर वो बहुत पावरफुल उल्टे काम के लिए भी था। तो मेरे फादर ने एक दिन कहा, यार इसको ट्रेन कर, यार आप सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा, और वही हुआ। तो आप पावरफुल आदमी को सही तरह से ट्रेन करो तो ही कैन बी गुड मैन। तो ऐसे हैं जो कि मेन स्ट्रीम में आए हैं, वो बाद में अगर मेन स्ट्रीम में आ गया, उसकी सजाएं माफ़ होगी, सब कुछ हो गया, ही कैन कम एंड ही कैन गिव एनी काइंड ऑफ एग्जाम एंड जॉइन। नहीं सर, क्या आपको लगता है पर ये सब पर्टिकुलर जो आप कह रहे हो उनको लाया, जैसे कि सिविलियन सोचता है ना, लाया पकड़ा और वो आतंकवादी जाके घुसरा मारा, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको सीख जाए, ऐसा नहीं। वो सिविलियन पर्सपेक्टिव वो अलग है और वो चीज़ें कुछ अलग हैं। देखिए सर, ऐसे व्यक्तियों पे आपको लगता है कि मतलब भरोसा करना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है? नहीं यार, वो आपको पता लग जाता है फिर। वो आदमी, अगर वो आदमी गलत काम कर रहा था तो वो भी तो किसी ने भरोसा किया था गलत काम करने के लिए। अब अच्छे काम करने लगा तो भी उसको भरोसा करना है। और हमारे सिस्टम इतने बढ़िया हैं, हमारे चेक एंड बैलेंस आर सो गुड ऑर्गेनाइजेशन की नो हैव ए। आपने कभी सुना होगा फौज के अंदर अगर कोई पकड़ा गया ना, तो उसका बचने का कोई सवाल नहीं है। तो वो जो इंक्वायरीज होती हैं, जो कोर्ट मार्शल होते हैं, वो मतलब ही नहीं कोई बचे। गलत काम किया तो बस वो गया ही समझो। चाहे वॉर का टाइम हो या फिर कोई जब ट्रेनिंग चलती है या ऑपरेशंस किए जाते हैं, उस दौरान अगर साथ का कोई साथी है या टीम मेंबर है, जब वो शहीद हो जाता है, तो सर उस समय जो ऑफिसर होता है वो खुद को किस तरह से मेंटली प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसके घर वालों को उनको बताना जाके कि अब वो नहीं रहे, तो वो जो कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही गजब का मामला होता है। एंड आई टेल यू वन ऑफ द इंसिडेंट्स, मेरा बड़ा अच्छा जूनियर था मेरे गांव के पास ही, मेजर सुधीर, अपना ये संगीत का सुधीर मामडपुर का ही, उसकी डेथ हुई। मैं गया था उसके गांव में। बहुत मुश्किल होता है यार, किसी का लॉस हो तो उसी को, वही मैंने अभी कहा ना, नसीहत देना बड़ा आसान काम है। अरे वो क्या करें, भगवान की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, हो गया ये हो गया वो हो गया, पर जिस पे बीतती उसी को पता लगता है। तो पर दैन अगेन द लाइफ मूव्स ऑन। ये कटु सत्य है कि जो इंसान पैदा हुआ उसने मरना है। तो उसको आप पॉजिटिव वे में उसको मोटिवेट कर सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि मेरा एक कोई सोल्जर जिसका इंतकाल हुआ है या शहीद हुआ है, तो मैं उस परिवार को ये कह सकता हूँ कि भाई, जैसे कि हमारा कहावत है कि ही इज़ अ लकी मैन हु हैड वेंट इन ए ट्राई कलर। बहुत कम लोगों को हैं जो वो मौका मिलता है, या इतनी खुशनसीब होते हैं जिनको ट्राई कलर में देता है। लोग सलूट कर रहे हैं आपको, जा रहे हैं, तो आप जिंदा रहे तब भी इज़्ज़त की नौकरी ज़िंदगी जी रहे हो, और मरने के बाद भी आप एक इज़्ज़त की मौत जी रहे हो। मरना सबने, एक साला बेड से नीचे करके मरता है, एक एक्शन में मरता है। इज़ ऑलवेज। तो वो आप उसको, इंसान को, जैसे कि आपने इनिशियल क्वेश्चन पूछे कि वो आतंकवादी को मोटिवेट करके आतंकवादी बना सकते हैं, तो मैं भी उनको उनकी परिजनों को नॉर्मल अच्छी बातें करके बता ही सकता हूँ कि यू आर प्राउड पेरेंट, यू आर प्राउड सिस्टर, यू आर प्राउड वाइफ। ये आपके पति, भाई और बेटे ने देश के लिए जान दी है। और हु फील बैड, फील तो बैड होता है, बहुत तगड़ा मामला है ये जब कोई लॉस होती है। बट एंड यू नो इन वी आर्मी वी आर, आई ऑलवेज से कि हम जितना टाइम हम अपने सगे बंधुओं के साथ नहीं गुजारते, उतना हम अपने कॉमेड के साथ गुजारते हैं। कि मतलब मैंने अपने भाइयों के साथ इतना टाइम नहीं निकाला हो जितना मेरे साथियों के साथ। जैसे ही हमारे फौज में हम साथी कहते हैं एक दूसरे को ना, इफ़ आई डोंट नो योर नेम आई ऑलवेज कॉल साथी, तो एक वर्ड है। तो साथी के साथ जो हम टाइम गुजारते हैं, जो रहते हैं, बहुत क्रूशियल होता है। और ज़िंदगी के जवानी के पल, अच्छे पल, हमने उन्हीं के साथ 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। तो बॉन्डिंग तो बहुत खतरनाक हो जाती है, बहुत खतरनाक बॉन्डिंग हो जाती है, जो कि अपने लोगों के साथ भी नहीं होती। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जब वॉर के लिए जाते हैं तो माइंड में क्या चलता था, क्योंकि पीछे फैमिली को आप छोड़ के जा रहे हो वॉर के लिए, तो मेंटली फैमिली को उसके लिए प्रिपेयर करना कितना महत्वपूर्ण रहता है सर? वही मैंने जो अभी इतना बताया, हर जगह आपकी बात, आपको उसको समझाना कि भाई ये इसी काम के लिए हम भर्ती हुए थे और इसका ये काम तो हमारा है और करना है। तो फैमिलीज़ को मुश्किल होता है पर बताना पड़ता है। और फैमिलीज़ भी हमारी इस तरह से प्रिपेयर हो जाती हैं क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, उनको पता है कि भी मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बाप, जो भी मेरा है, वो
वॉर के लिए है, वही भर्ती इसी काम के लिए है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, बट एट लास्ट वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। और खुद का इंडिविजुअल का माइंड, तो दिमाग तो कंप्यूटर है, उसको उसका वही सोचता है कि भैया आज मौका मिल गया, एक्शन करना है। सर आज का जो यूथ है सर, वो कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्ट हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो चुका है। और कहीं ना कहीं मूवीज़ को देखकर या इस तरह की चीज़ें देखकर वो जो बच्चे ड्रग्स एडिक्ट नहीं भी हैं तो वो भी कि यार क्या है, एक बार ट्राई करके दें, और एक बार ट्राई करते हैं तो उस दलदल में फंस जाते हैं। उनको आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, मत करो मत करो, इज़ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। एंड यू नो एवरीथिंग इज़ मेंटल यार। यू जस्ट टेक कि आपको पता है सुख और दुख भाई भाई हैं, पता आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। अगर तो जब तक आपने ट्राई कर भी लिया पर उसको छोड़ दो। आप तो कर रहे हो, पर जो आपके आसपास लोग हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बंधु, उनका बड़ा बुरा हाल है। वो आपको समझा ही सकते हैं, ना मार सकते, ना पीट सकते। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो, अच्छी चीज़ें करो, भागो दौड़ो, भागते रहो, फिजिकल्स करो, खेलो। तो इस जितना आपका डाइवर्ट दिमाग इनसे अलग होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊँ, मैं अपने बेटे को, मैं जब एक बार ना गिटार ला के दिया उसको 80,000 रुपये का, मेरी माँ कहती है 80,000 का गिटार, तो वो जब वो पढ़ाई करके अलग हटता तो गिटार पे चला जाता वो। तो डाइवर्ट हिज एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर, की विल बी गैजेट से थोड़ा दूर रहे। मैं ये नहीं कहता गैजेट अच्छे नहीं है, एवरी थिंग हैव इज ओन चार्म और एवरी बेनिफिट, पर उसको ज़्यादा किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, चाहे खाना भी ज़्यादा खाओगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा। तो ज़्यादा किसी को इस्तेमाल करना, रॉन्ग इस्तेमाल करना इज़ नॉट गुड। सो आप चैनलाइज करो, और यूथ को यही है भैया, खेलो कूदो, भागो, थोड़ा बाहर आउटडोर गेम करो, जो भी आपको अच्छा लगे आउटडोर करो थोड़ा ज़्यादा। सर आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया सर। राजस्थान वीरों की धरती है सर, और उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे सर राजस्थानी भाषा में, अगर आप कोई? अरे भाया मुझे यहाँ आगे आता तो बात कर देखो, राजस्थान तो वैसे वीरों की धरती है और ये वॉरियर्स हैं हमेशा। और मैं सीकर हूँ, बिलोंग करूँ, ये तना बतायो। तो वो एक कहावत है, बोला भागो कथा, बोले दबी जानी दे जितो दबाव होता है आगे भाग लिया। तो राजस्थान में हर जगह की भाषा अलग है। आप जोधपुर साइड जाओ तो स को ह बोलते हैं, मारा हाथा हो भरो, जहाँ एक बड़ी प्यारी भाषा है। बाकी उदयपुर जाओ, आओ सा जाओ सा, इवन जयपुर की भाषा छः करके बोलते हैं, कहीं कर अच्छे आओ अच्छे व्या अच्छे। हम लोग जो सीकर वाले हैं थोड़ी खड़ी बोली कटे जा रहे कर रहे। तो राजस्थानी बाया तो हमेशा ही तगड़ा कर रहे हैं, चाहे वे मारा माता बोलो तो इवन बिजनेस वी गाइज आर डूइंग वंडर्स, चाहे वो सेना हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। तो आप राजस्थान तो पधारो, हमारा राजस्थान में बहुत प्यारा है और बहुत तगड़ा है। एंड आई एम प्राउड, लाइक आई मैरिड टू ए यूपी गर्ल, माई वाइफ फ्रॉम कानपुर। तो बहुत सी बार मैं जाऊँ कानपुर मेहमान है ना, तो मैं तो हमारी सास परेशान हो जाओ यार, बाबा केवल वो के खावा मूंगोड़ी दाल फली बना दो, 2 मिनट में कहता हूँ यार कोई कड़ी कुड़ी बना दो यार। तो वो नॉनवेज के शौकीन है, मैं थोड़ा कड़ी का, पापड़ की सब्जी का, इसका शौकीन हो। तो वो टेस्ट है राजस्थान में। एंड राजस्थानी पीपल आर दी मोस्ट, टेल यू, मेहमान नवाजी ने ले ले तू, या और कोई चीज़ें ले ले, मज़ेदार लोग हैं। चलो, थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और सर आपने जो बातें यहाँ पे हैव टॉकिंग टू यू, तो सर मैं मानता हूँ सर उससे जो यूथ है वो काफ़ी इंस्पायर होगा और अपने जो गोल लेके चल रहा है उसको वो अचीव करेगा। तो जैसा कि अब आज हमारी इस पॉडकास्ट में हमने बात की कर्नल सलीम खान सर से, और उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई सेना से रिलेटेड, उनकी घुड़सवारी से रिलेटेड, और एक मोटिवेशनल स्पीकर जो वो हैं उससे रिलेटेड कि किस तरह से यूथ को क्या क्या करना चाहिए। अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बातचीत की। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे, सर ने जो बातें कही उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, और जीवन में सफल होने का जो मंत्र है वो क्या है वो सर से सीख के आगे बढ़ेंगे, और वो जो गोल लेके चल रहे हैं अपने माइंड में उसको अचीव करेंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ। इसी तरह से बने रहिए दिल से ब्रेव के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी वो कमेंट में हमें बताइए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। फिलहाल दीजिए दिल से ब्रेव टीम को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।